आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बिहार पुलिस, आपने कहा कि सर हम फिजिकल निकाल लेंगे, बस आप मुझे ये बता दो कि क्या हम पढ़े कि मेरा पीटी आराम से हो जाए और मेरा जो ये पहला हर्डल है, जो पहला ये एग्ज़ाम है, वो मेरा निकल जाए। तो हम आपको इंश्योर करते हैं कि जो हमने 75 टॉपिक आपको दिया है, अगर आप वो कर लेते हो और उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हो, आप सिर्फ इस एग्जाम को क्रैक नहीं करोगे, 70 प्लस नंबर आप इजीली लेके आओगे। और हर चीज हमने कर रखा है, वही हम आपके सामने करने वाले हैं। और क्या, तो आज है आपका वन शॉट पॉलिटी। श्योर सिलेक्शन ग्रुप का लिंक नीचे है। जो भी वीडियो पीडीएफ आपका डल चुका है, 75 टॉपिक आप जाके वो कर लीजिए। और ये आपका स्पेशल वन शॉट वीडियो है। सबसे पहला आप सबका सपोर्ट चाहिए कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग अभी तक पूरा प्लेलिस्ट हमने आपके बिहार पुलिस का स्पेशल बना दिया है, वो आप वीडियो जरूर देख ले। स्टार्ट करते हैं, अंत तक देखिएगा। बहुत मेहनत किया गया और मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आज तक आपने इस हिसाब से पॉलिटी को कंप्लीट नहीं किया होगा, और इसको कंप्लीट करने के बाद आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करोगे कि जो मेरा 8 से 10 क्वेश्चंस आने वाला है, ठीक है, वो मैं इजीली कर लूंगा या कर लूंगी। प्लस आप बिहार दरोगा दे रहे हो, बीएसएससी दे रहे हो, बीएसए दे रहे हो, किसी भी एग्जाम के लिए एग्जाम से पहले ये आपका रामबाण है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी हम लोग चीज यहां करेंगे, ठीक है, वो आर्टिकल के फॉर्म में करेंगे, और जहां मुझे जिस जिस तरीके से लगेगा आप बस मेरे साथ बने रहिएगा। आर्टिकल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यहां से 1 से 2 क्वेश्चंस आपका कंफर्म है। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 1, आपको पता है पार्ट 1 टोटल अभी हमारे जो भी आपका संविधान आप देख रहे हो, उसमें टोटल अभी जब आप देखोगे तो आपको टोटल 25 पार्ट आपको दिख जाएगा। तो पहला पार्ट जो है, जिसमें आपका पहला पार्ट 1 जो है, जिसमें आपका आर्टिकल नंबर 1 से लेके आपका 4 तक बताया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोग संघ और राज्य क्षेत्र का बात करते हैं। तो पार्ट 1 में संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ये कहता है आपका आर्टिकल 1। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है कि जो इंडिया जो होगा, क्या होगा आपका, इंडिया जो होगा बेसिकली यूनियन ऑफ स्टेट होगा, मतलब इंडिया बहुत सारे स्टेट से मिलके बना होगा। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का बात करता है। तो क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का बात किस अनुच्छेद में मेंशन है। तो आप बोलेगा आर्टिकल नंबर 1। इंडिया अर्थात भारत, याद रखिएगा संविधान में जो भारत का नाम क्या है, इंडिया अर्थात भारत। तो इंडिया दिया हुआ है, हिंदुस्तान नहीं दिया हुआ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, कहता है आपका आर्टिकल 1, ठीक है। आर्टिकल नंबर 2 आपको देखना है कि आप क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कौन सा अनुच्छेद ये बताता है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना जो होगा वो किस अनुच्छेद के थ्रू होगा। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 2। उसके बाद हम लोग आते हैं आपका जो पार्ट 2 है हमारा, क्या संविधान का जो हमारा पार्ट 2 है, जिसमें आप देखते हो आपका किसके बारे में, तो आपका सिटीजनशिप, किसके बारे में, सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में आप पढ़ते हो, ठीक है। किसके बारे में पढ़ते हो, नागरिकता के बारे में आप पढ़ते हो। अब उसमें देखते हैं कि कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। तो उसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 9, और एक है आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 ये, आर्टिकल नंबर 9 ये कहता है कि अगर आप 7 साल से बाहर, क्वेश्चन डायरेक्ट छप चुका है कि कौन सा अनुच्छेद में ये मेंशन कि अगर 7 साल देश से बाहर, अगर कंटिन्यूसली 7 साल और 7 साल से ज़्यादा अगर आप बाहर रहते हो, तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ये बताया गया है आर्टिकल नंबर 9 में। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखना। और एक क्वेश्चन और बनता है कि किसके पास ये पावर है कि जो आपका जो सिटीजनशिप है, जो नागरिकता है, उससे रिलेटेड जो है आपका कोई भी कानून है, वो कौन बना सकता है। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 11 ये बोलता है कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, उसके पास ये पावर है कि वो आपका नागरिकता से रिलेटेड कानून बना सकता है। और आर्टिकल 9 क्या कहता है कि 7 साल से अगर आप बाहर रहिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगा, या आप किसी और भी देश का वॉलेंटरली अगर आप नागरिकता लेते हो तो आपका क्या हो जाएगा, नागरिकता खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब सिटीजनशिप
खत्म हो गया नागरिकता। पार्ट 3 में जो आता है, आपने पार्ट 3 पढ़ा होगा, ठीक है, पार्ट 3 पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग 12 से लेके 35 तक आर्टिकल पढ़ते हैं। कितना? 12 से लेके 35 तक। वही हम लोग पार्ट 2 में जो पढ़ते हैं, जो नागरिकता है, उसमें हम लोग कितना से पढ़ते हैं? 5 से लेके 11 तक पढ़ते हैं। तो पार्ट 3 जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल राइट। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल राइट। तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो फंडामेंटल राइट है, हमने ये कहाँ से लिया है, कहाँ के संविधान से लिया है? तो आपको याद रखना है, जो फंडामेंटल राइट है वो हमने यूएस के संविधान से लिया है, ठीक है। किसका? यूएस के संविधान से। और एक क्वेश्चन और कहा जाता है कि जो किसको, कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आपका संविधान का कौन सा भाग है जिसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि संविधान का जो आपका पार्ट 3 है, जिसमें फंडामेंटल राइट मेंशन है, उसको क्या कहा जाता है? फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार, उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस आए हुए। अब जो आपका जो फंडामेंटल राइट है, उसमें जो कुछ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, सबसे पहला आपका याद रखना है इक्वलिटी बिफोर लॉ। विधि के समक्ष समानता का जो अधिकार बताया गया है, विधि के समक्ष जो समानता है उसका अधिकार जो बताया गया है, किस अनुच्छेद में बताया गया है? इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने सब इक्वल होंगे, तो वो है आपका 14। 15 आर्टिकल क्या बोलता है? तो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करना है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान, याद रखिएगा, किसे? डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने का बात किया जा रहा है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी आपका भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये आर्टिकल नंबर 15 बोलता है। 17 पता नहीं भर भर के क्वेश्चन ये पूछा जाता है। अस्पृश्यता का अंत, दैट मीन्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 ये बोलता है कि हमारे देश में पूरी तरीके से जो छुआछूत था उसको अंत कर दिया गया है। अगर वो चीज आप करते हो तो आपको सजा भी दिया जाएगा। तो छुआछूत को जो अंत किया गया है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू? 17 मतलब सटना, सटने का आप सट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सट सकते हो, सटना है एक दूसरों में, ठीक है। तो 17 याद रखें, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को जो अंत किया गया है आर्टिकल नंबर 17 के थ्रू, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, जो 22 है बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान में क्या हुआ है कि हमारा कुछ गिरफ्तारी, जो गिरफ्तार जो लोग होते हैं, ठीक है, आपको पता है, ये भी बताया जाता है कि अगर आपको कोई गिरफ्तार करके ले जाता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने आपको क्या करना है? उसको लेके जाना ही जाना है, ठीक है, ये कंफर्म है। तो कुछ गिरफ्तारी से के विरोध जो हमें जो संरक्षण मिला है, कौन सा? तो अनुच्छेद 22 में। तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से हमें संरक्षण जो मिला है अनुच्छेद 22 में। याद रखिएगा, टोटल जो हमारा जो मूल अधिकार है कितना है? याद रखिएगा, टोटल मूल अधिकार, दैट मीन जो फंडामेंटल राइट्स है, अभी हमारा कितना है? 6 है। याद रखिएगा, हमने कहाँ से लिया है इसको? तो यूएस से लिया है। कहाँ से लिया है? यूएस से लिया है, ठीक है। मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? तो पार्ट 3 जो है हमारा संविधान का, उसी को हम लोग मैग्ना कार्टा, जिसमें फंडामेंटल राइट्स। अब ये जो आपका 6 फंडामेंटल राइट है, जिसमें आपका पहला है, आपका याद रखिएगा, राइट टू इक्वलिटी, ठीक है, समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 तक है, ठीक है। उसके बाद है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेके 22 तक है। उसके बाद है आपका शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है वो 23 से लेके 24 तक है। और आपका जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन होता है, रिलीजन मतलब आपका जो भी आपका रिलीजन है उसमें आप अपना पूजा पाठ कर सकते हो, ठीक है। तो रिलीजियस अफेयर को लेके जो आपको छूट मिला है, तो फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आपका 25 से लेके 28 तक है, याद रखिएगा। और 29-30 ऑलरेडी दरोगा में पूछा जा चुका है। जो अल्पसंख्यक है उनका सांस्कृतिक और शिक्षा के लिए एक स्पेशल उपाय किया गया है। क्वेश्चन आपका दरोगा में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो भी अल्पसंख्यक है उनका संस्कृति और उनका शिक्षा के लिए स्पेशल जो राइट्स दिया गया है वो कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो 29-30 में दिया गया है। अच्छे से याद रखिएगा। साथ ही साथ आप यहाँ ये भी याद रखोगे कि आपको पूछा जाएगा कि फोर्स लेबर या बॉन्डेड लेबर, ठीक है, फोर्स लेबर मतलब जबरदस्ती का किसी से काम करवाना, या आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे कि लोगों को फंसा के ले जाया जाता है, जैसे कि लड़कियों को फंसा के लिया जाता है, बच्चों को लेके जबरदस्ती वहाँ लेके जाया जाता है, जिससे उनको जबरदस्ती काम करवाया जाता है। तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 23 बोलता है, अनुच्छेद 23 जो है क्या करता है? विरोध करता है। किसका विरोध करता है? फोर्स्ड लेबर का, जबरदस्ती किसी से काम करवाना, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब लोगों को भला फुसला के ले जाना, तो इसको अनुच्छेद 23। तो याद रखिएगा, फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस में है? तो 23 में है, जिसको बोला गया है कि ये नहीं। 24 आर्टिकल क्या बोलता है? 24 आर्टिकल बोलता है कि 14 साल से कम बच्चे को, ठीक है, 14 साल से अगर कोई कम बच्चा है तो उसको कहीं भी काम आप नहीं करवा सकते हो, चाहे कोई फैक्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो।
ठीक है, ये सब याद रहेगा। बाकी 25 से 28 आप अच्छे से याद रखिएगा। ये है आपका, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिटेल में आपको पढ़ाया गया है ये कि आपका जो राइट टू रिलीजन में क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दो आर्टिकल आपको याद रखना है जिससे क्या होता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो याद रखिएगा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं। तो अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, या इसको हिंदी में बोला जाता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये क्या कहता है, तो ये आपका बेसिकली जो सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी करती है, आपने पढ़ा होगा रिट, 5 तरीके का रिट होता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट जो है रिट जारी करती है वो अनुच्छेद 32 के थ्रू करती है, और जो हाई कोर्ट जो रिट जारी करती है वो 226। तो अच्छे से याद रखना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के थ्रू रिट जारी करती है और हाई कोर्ट 226 के थ्रू रिट जारी करती है। और 32 को ही क्या कहा जाता है, संवैधानिक उपचार का अधिकार। याद रखिएगा, सिंपल अगर क्वेश्चन में आए कि जो संविधान है उसका हार्ट किसको बोला जाता है, और उसका हार्ट एंड सोल, क्वेश्चन आता है कि हार्ट एंड सोल, सोल मतलब रूह, ठीक है। तो जो आपका हार्ट एंड सोल, तो आपका संविधान का किसको हार्ट एंड सोल कहा जाता है, तो आप बोलोगे प्रीएम्बल, प्रीएम्बल को कहा जाता है, ठीक है, प्रीएम्बल, ठीक है, प्रीएम्बल को कहा जाता है। बट अगर वहां स्पेशल लिखा हो कि B.R. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का कौन सा भाग है जिसको आपको हार्ट एंड सोल कहा जाता है, तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 32 को। प्रीएम्बल से आप अच्छे से याद रखिएगा, प्रीएम्बल जो है इसका जो संकल्प लाया गया था वो कब लाया गया था, आप किसके द्वारा लाया गया था, ये सब चीज़ आपको बहुत बार पूछा गया है। तो आपको याद रखिएगा, ये जो लाया गया था, इसका संकल्प जो लाया गया था, प्रस्तावना जो लाया गया था प्रीएम्बल का, ये JL नेहरू के द्वारा लाया गया था, आपको याद रखना है, जो कि आपका 1946 में आपका लाया गया था, ठीक है, और 1947 में ये पास हो जाता है। तो इसका एग्जैक्ट डेट कब है जब ये लाया गया था, तो आपको पता है जो आपका जो संविधान सभा का जो बैठक हुआ था, ठीक है, उसमें आपका ये पहले लाया गया था। आप मुझे इसका डेट कमेंट कर देना, क्या ये 13 दिसंबर था, 13 दिसंबर 1946। तो इसी दिन क्या लाया गया था आप मुझे बताना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद है आपका 39 क। 39 क क्या है, तो समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, मतलब क्या है आपका निःशुल्क विधि सहायता के बारे में जो बात किया गया है, ठीक है, जिसको जरूरत है, जो असहाय है, उसको समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता देने का जो बात किया है 39 को। अब याद रखिएगा एक अमेंडमेंट हुआ था 42 अमेंडमेंट, जिसको हम लोग छोटा संविधान भी बोलते हैं। तो 42 अमेंडमेंट जो आपका 1976 में हुआ था, इसमें 39 को जोड़ा गया। 39 को क्या बोलता है, तो 39 को ये बोलता है कि समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता, याद रखिएगा। साथ ही 43 को भी जोड़ा गया था, इसमें बोलता है कि इंडस्ट्री में, ठीक है, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट, वर्कर जो होता है उसको पार्टिसिपेशन करना है इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री में क्या करना है, पार्टिसिपेशन करना है वर्कर का। तो ये 43 को में, और एक था 48 को, ये क्या बोलता था, जो हमारा इन्वायरमेंट है उसको बचाना है, उसको प्रिजर्व करना है। तो ये तीनों जो आया था 39 को, 43 को और 48 को, ये 42 अमेंडमेंट के थ्रू आया था, याद रखिएगा। जिसमें 39 को बहुत इंपॉर्टेंट है, समान न्याय तथा निःशुल्क विधि सहायता। याद रखिएगा जो हमारा पार्ट 3 है, तो उसमें क्या था, फंडामेंटल राइट्स था, मूल अधिकार था। पार्ट 4, अगर आप मैं पूछूं कि जो पार्ट 4 है इसमें क्या दिया हुआ है, तो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक, कहां से, 36 से लेके 51 आर्टिकल तक आपका क्या है, आपका पार्ट 4 के बारे में बताया गया है। पार्ट 4 में 36 से, इसमें क्या है आपका DPSP है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपको किसमें है, तो पार्ट 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेके 51 में है। और DPSP जो हमने लिया है राज्य का नीति निर्देशक, ये कहाँ से लिया है, तो ये आयरलैंड से लिया है, ये भी चीज याद रखिएगा। अब इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके 39 को मैंने बताया। उसके बाद आप याद रखिएगा अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये राज्य पे छोड़ दिया गया था। आप आगे पढ़ोगे 73 अमेंडमेंट जो आया था, संशोधन जो आया था, जिसके द्वारा 73 अमेंडमेंट आपको पूछा जाएगा जो पंचायती राज को, ठीक है, संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा, अमेंडमेंट में बोलूं तो मतलब संशोधन, तो 73 अमेंडमेंट के द्वारा। बट इससे भी पहले ये राज्यों पे छोड़ा गया था कि वो ग्राम पंचायतों का गठन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा किसमें बताया गया कि ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, आपको तो याद है अनुच्छेद नंबर 40, अच्छे से याद रखिएगा, DPSP में दिया गया। हमने बात किया था कि जो आप जो है
जो हाई कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू क्या करता है, रिट जारी करता है, और जो आपका हाई कोर्ट है वो 226 के थ्रू। अब ये 5 तरीके का रिट जल्दी से देख लीजिए। सबसे पहला जो रिट होता है हेबियस कॉर्पस, जिसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि जो भी लोग को अरेस्ट किया जाता है 24 घंटे के अंदर आपको क्या है, आपको मैजिस्ट्रेट के सामने उसको देना पड़ेगा या लेके जाना पड़ेगा। तो ये स्पेशल राइट है आपका हेबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये बताता है। दूसरा होता है मेंडेमस। मेंडेमस मतलब होता है परमादेश, मतलब कोई भी सरकारी औहदे पर बैठा हुआ है, ठीक है, तो उसको वो काम करना पड़ेगा, मतलब परमादेश, ठीक है, एकदम करना पड़ेगा। अगर तुम कल के जाके आप क्या कर देगा, आप मान लो कि आप डीएसपी बन जाते हो, तो आप जिस पद पे हो, आपको पद पे जो काम दिया गया हो करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो जो कोर्ट जो है वो आपको परमादेश जारी कर सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, आपको सुरक्षा दिया गया है। इसमें क्या है, ये सरकारी जो भी ओहदे पे है उसके लिए स्पेशली परमादेश है, ठीक है। प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन मतलब होता है, मान लीजिए कोई एक लोअर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, और एक हाई कोर्ट है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या है, कोई एक एरिया है कि हाँ तुम यहाँ तक काम कर सकते हो। जब भी वो अपना एरिया क्रॉस करेगा, ठीक है, जब भी अपना वो एरिया क्रॉस करेगा तो ऊपर वाला कोर्ट जो है उस पर कौन सा रिट लाएगा, प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, कि तुम्हारा ये एरिया नहीं, इससे तुम बाहर नहीं जा सकते। एक होता है सेंचुरी। सेंचुरी मतलब होता है उत्प्रेषण। इसमें क्या होता है कि कुछ केस जो लोअर कोर्ट में चल रहा है उसको क्या कर लिया जाता है, जो अपर वाला कोर्ट है उसको डायरेक्टली अपने पास बुला लेते हैं। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जो कि इमीडिएट, जिसपे कुछ आपका डिसीजन करना होता है। तो ये होता है आपका सेंचुरी, उत्प्रेषण। ये भी क्या, कोर्ट के बारे में बात किया। प्रोहिबिशन भी मैंने कोर्ट के बारे में बताया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अपना जब प्रतिषेध में क्या होता है, प्रोहिबिशन में जब कोर्ट अपना एरिया को क्रॉस करेगा तो ये आपका रिट जारी कर दिया जाएगा अपर कोर्ट वाले के द्वारा। और सेंचुरी में क्या होता है, लोअर कोर्ट से कोई भी केस अपर कोर्ट में मंगा लिया जाता है। और क्वा वारंटो होता है, मान लीजिए कि आप डीएसपी नहीं हो, ठीक है, और जबरदस्ती आप डीएसपी के पोस्ट पे जाके बैठ जाओगे, तो फिर आपके अगेंस्ट जो आपका रिट जारी किया जाएगा आपका कोर्ट के द्वारा है क्वा वारंटो, मतलब किस अधिकार से आप वहां हो, तो अधिकार परीक्षा इसको बोला जाता है। तो 5 तरीके का ये रिट आपको याद रखना है, ठीक है। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पे आपका बीपीएससी मेंस में आपका ये भी आया हुआ था, इस पे पूरा लिखने के लिए आया हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही न्यूज़ में था, तो ज़्यादा चांसेस है इसका आने का। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है आपका 44 में दिया हुआ है, जिसमें समान नागरिक संहिता का बात किया गया। और याद रखिएगा, आज़ादी से पहले सबसे पहले लगाने वाला राज्य कौन था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो गोवा। आज़ादी के बाद सबसे पहले लगाने वाला राज्य कौन बना है, तो उत्तराखंड, याद रखिएगा। 45 क्या बोलता है, तो 45 बोलता है कि 6 से, आर्टिकल नंबर 45 क्या बोलता है, 6 से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान जो है गवर्नमेंट खुद करेगा। जैसे कि आप लोग देखते हो आंगनबाड़ी लगाया जाता है, तो किस अनुच्छेद के अंदर ये सब बताया गया है, तो आपका 45। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को देखभाल का और शिक्षा का प्रावधान जो है ये है आपका। उसके बाद है 50, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथकीकरण, सेपरेशन ऑफ, ठीक है, सेपरेशन ऑफ किसका सेपरेशन कर रहा है, आपका एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, और आपका जुडिशरी। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें पृथकीकरण किया गया है एग्जीक्यूटिव को, जुडिशरी को, कार्यपालिका और न्यायपालिका को, तो आप बोलोगे अनुच्छेद 50। यहीं से आपको अनुच्छेद 51 भी याद रखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में किसमें बताया गया है, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जो बताया गया अनुच्छेद नंबर 51 में बताया गया। अच्छे से याद रहेगा, अनुच्छेद नंबर 51 में अंतरराष्ट्रीय शांति और आपका सुरक्षा के बारे में बताया गया, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के बारे में बताया गया है। उसके बाद हम लोग आते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपका 36 से लेके 51 तक, ठीक है, ये कौन सा है, पार्ट 4 है। ये क्या है, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। ये सब क्वेश्चंस बनेंगे, सब चीज में जो आपका आर्टिकल के थ्रू ही है, मैं आपको कंबाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये हमने कहां से लिया था, तो आयरलैंड से लिया था। अब पार्ट 4A आता है। अब जो ये पार्ट 4A जो है बेसिकली ये क्या है, देखिए, तो आपको पता है जो हमारा जो मूल संविधान था, आपको पूछा जाएगा क्या हमारा मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था, तो आप बोलोगे नहीं सर, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। तो फिर मौलिक कर्तव्य आया कब, तो आपको याद रखना है जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42 अमेंडमेंट 1976, इसमें क्या हुआ था, पार्ट 4 के बाद 4A जोड़ा गया, पार्ट 4A जोड़ा गया और आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया। तो आपको पूछा जाएगा जो आपका मूल कर्तव्य है वो
कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना है 51A। कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 4A। और कितने हैं, तो याद रखेगा 10+1। याद रखेगा जब पहली बार, ठीक है, जब आपका 42 अमेंडमेंट हुआ तो उस समय जो आपका मूल कर्तव्य जो लाया गया था 10 ही मूल कर्तव्य थे, याद रखिएगा। बट आपका एक मूल कर्तव्य जो बार बार इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 86 अमेंडमेंट 2002 आपको बहुत बार पूछा गया है कि जो 11वां जो मूल कर्तव्य है, मूल कर्तव्य क्या था 11वां, पहला तो 21A आर्टिकल जोड़ा गया। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है कि 21A आर्टिकल जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 86 अमेंडमेंट के द्वारा ये जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा 21A। ये 21A क्या है, तो आपका राइट टू एजुकेशन, मतलब 6 से 14 साल के बच्चे को क्या करना है, एजुकेशन दिलाना ही दिलाना है गवर्नमेंट को। 6 साल से 14 साल के बच्चे को क्या है, एजुकेशन उसका राइट है, फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो आपको याद रखिएगा जो 11वां जो 86 अमेंडमेंट हुआ तो इसमें दो चीज हुआ था। पहला तो जो आपका मूल अधिकार में 21A, फंडामेंटल राइट्स में 21A जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया पहला। ठीक है, दूसरा इसमें क्या किया गया, तो दूसरा 86 अमेंडमेंट से क्या हुआ, तो आपका क्या हुआ, तो आपका 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया। तो 11वां नंबर का मूल अधिकार 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। और आपका जो 21A आर्टिकल था ये भी 86 अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। 21 आर्टिकल नंबर 21 अच्छे से याद रखिएगा, इसमें आपको क्या होता है, पर्सनल लाइफ और लिबर्टी का फ्रीडम दिया गया। ठीक है, आपका लाइफ और लिबर्टी, जैसे कि आप विदेश घूमने जाते हो, कौन से अनुच्छेद में आपका राइट है कि आप विदेश घूमने जा सकते हो, तो 21 आर्टिकल। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है राइट टू मैरिज। आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राइट टू मैरिज मेंशन इन विच आर्टिकल, तो क्या बोलोगे, राइट टू मैरिज जो है मतलब आपका शादी करने का जो अधिकार है आपको कौन सा है, अनुच्छेद 21। आपको पूछे ये पर्सनल लाइफ के बारे में बताएगा, पर्सनल लाइफ में जो आपको स्वतंत्रता मिला है किसमें, पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, पर्सनल लाइफ के लिए जो लिबर्टी, तो आपको पूछेगा शादी करने का जो अधिकार है 21, विदेश घूमने का जो अधिकार है 21, और 21A जो जोड़ा गया था जिसमें आपका क्या था, आपका एजुकेशन का राइट दिया गया था 86 अमेंडमेंट में, और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज भी जोड़ा गया आपका 86 अमेंडमेंट में। और याद रखिएगा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो आया था, ये जो मौलिक कर्तव्य आया था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था। और संशोधन कौन सा था, 42वां संशोधन। ठीक है, याद रहेगा। तो मूल कर्तव्य के बारे में आपको पूरा बता दिया। और ये हमने कहाँ से लिया है, तो यूएसएसआर, सोवियत संघ, या अभी बोलोगे तो रसिया के। तो पूछा जाएगा कि जो कहाँ के संविधान से आपने फंडामेंटल ड्यूटीज लिया है, तो आपको याद रखना है कहां से, रसिया के संविधान से आपने लिया है। ठीक है, इसी समझ में आया। तो ये आपका पार्ट 4 था। अब देखिए हम लोग पार्ट 4 भी हमने डिस्कस किया जिसमें आपने डीपीएसपी के बारे में पढ़ा, 4A भी हमने डिस्कस किया जिसमें आपने मूल कर्तव्य के बारे में पढ़ा। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट 5। जो पार्ट 5 है, ठीक है, पार्ट 5 है, ये बेसिकली संघ के बारे में बताता है। और संघ के बारे में जो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं आपका, तो ये पढ़ते हैं हम लोग आपका राष्ट्रपति के बारे में। अब ध्यान से जो आर्टिकल बोलूं, जैसे जैसे कनेक्ट करूं, सबसे पहले भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब पोस्ट जो है उसका किसके बारे में मेंशन। अब देखिए गवर्नर और प्रेसिडेंट साथ में दिमाग में चलना चाहिए। ठीक है, ऐसे में कनेक्ट करवाऊंगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन सा अनुच्छेद में मेंशन है, तो अनुच्छेद 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, जो कार्यपालिका पावर है, क्वेश्चन पूछा जाएगा जो आपका राष्ट्रपति है उसका कार्यपालिका जो पावर है, मतलब राष्ट्रपति के पास एक एग्जीक्यूटिव पावर होता है। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर होगा, ठीक है, प्रेसिडेंट का, वो खुद यूज करेगा या अपने नीचे वाले, क्योंकि ये खुद बेसिकली यूज नहीं करता है, ये जो इसका जो होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है, मंत्री गण जो होते हैं वही उनके ही थ्रू ये यूज करता है। तो इनका जो एग्जीक्यूटिव पावर है, याद रखिएगा, इनका जो कार्यपालिका जो पावर है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 53 में। 54 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, दैट मीन्स राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल किसमें है, तो 54 में है। किसमें है निर्वाचन मंडल, तो 54 में है। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, निर्वाचन मंडल 54 में है। अब देखिए इनके निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है, यहाँ ये पूछा है। तो लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है,
ऐसा नहीं कि जो लोकसभा में जो नॉमिनेट होके आए, ऐसे नॉमिनेट वाला तो चक्कर ही खत्म कर दिया गया, अब लोकसभा में कोई नॉमिनेट नहीं हो सकता, वो मैं आगे बताऊंगा। तो लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर है, राज्यसभा के भी जितने इलेक्टेड मेंबर है, नॉमिनेट होके जो आए हैं वो नहीं, क्योंकि राज्यसभा में 12 नॉमिनेट करते हैं। प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट करते हैं, बिहार पुलिस का क्वेश्चन है, तो 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं, अच्छे से याद रखिएगा। तो लोकसभा का आपका इलेक्टेड मेंबर, राज्यसभा का इलेक्टेड मेंबर और विधानसभा का इलेक्टेड मेंबर, ठीक है, वहां भी नॉमिनेट वाला नहीं, विधानसभा का इलेक्टेड मेंबर, और दिल्ली और पुडुचेरी के जो भी आपके लेजिस्लेटिव जो आपके विधानसभा है वहां के मेंबर इसमें शामिल होते हैं। आप अच्छे से याद है ना, ये लोग होते हैं जो कि राष्ट्रपति के जो इलेक्शन होता है उसमें ये वोट देते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, आपका राष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उपराष्ट्रपति का इलेक्शन हो, उसके बाद एमपी का इलेक्शन हो आपका, या आपका एमएलए का इलेक्शन हो, ये सब जो करवाता है, कौन करवाता है, आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है, अच्छे से याद रखिएगा। और एक आपको पूछा जाता है आर्टिकल नंबर 71, तो 71 ये कहता है कि कोई भी विवाद अगर होता है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी विवाद होता है, तो इसका देखभाल कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग पूरा आर्टिकल से हम लोग कवर करने वाले हैं हर एक चीज। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आपका पार्डन पावर, क्षमादान की शक्ति। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्षमादान का शक्ति जो है आपका प्रेसिडेंट का कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखिएगा 72 अनुच्छेद में इसका क्या है, समाधान बोलो, क्षमादान का शक्ति है। और 5 तरीके का क्षमादान होता है, अभी इतना याद रखो, 5 तरीके का क्षमादान होता है, ठीक है। डिटेल वाला मैंने पीडीएफ आपको दिया हुआ है, मैं मान के चल रहा हूं कि आपने पढ़ा है, ये क्विक रिवीजन है जहां से क्वेश्चंस आपका नहीं छूटना चाहिए। याद रखिएगा, अगर पूछेगा कि प्रेसिडेंट का क्षमादान का कौन से आर्टिकल में, तो 72 आर्टिकल में क्या बताया गया, प्रेसिडेंट के क्षमादान के बारे में बताया, क्षमादान का जिसका शक्ति है वो 72 में बताया गया। और वहीं अगर आपको पूछेगा कि गवर्नर का, याद रखिएगा प्रेसिडेंट जो है आपका मृत्यु दंड को भी समाप्त कर सकता है, उसको भी खत्म कर सकता है, पर गवर्नर नहीं कर सकता है। तो गवर्नर का जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद आर्टिकल 161 में है, और जो आपका प्रेसिडेंट है इसका जो क्षमादान शक्ति है वो 72 में है, अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग 61 क्या बोलता है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो इम्पीचमेंट जो होता है, ठीक है, इम्पीचमेंट जो होता है, याद रखिएगा, इम्पीचमेंट जो लाया जाता है वो आपका कौन से अनुच्छेद से, जिसको महाभियोग बोलते हैं, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 61। याद रखिएगा, जब इलेक्शन होगा तो उसमें मैंने बताया लोकसभा का मेंबर, राज्यसभा का मेंबर, विधानसभा का मेंबर, दिल्ली और पुडुचेरी का, बट आपको जब इसको हटाना है, ठीक है, तो जब इसको हटाना है तो याद रखिएगा जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट डालते हैं इनको हटाने के लिए, लोकसभा और राज्यसभा का सिर्फ मेंबर होते हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो चाहे वो नॉमिनेट हो, चाहे वो इलेक्ट होके आए हो चाहे नॉमिनेट होके आए हो, बस उसमें जो होंगे लोकसभा और राज्यसभा के ही मेंबर आपके होंगे, याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा, जो आपका जो राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो उसके लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है, रेजोल्यूशन जो लाया जाता है, वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, याद रखना। बट अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है, तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को हटाना है तो उसका जो आपको लाया जाता है, वो सिर्फ प्रस्ताव जो लाया जाता है वो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि राज्यसभा का वो पदेन अध्यक्ष होता है। इसीलिए दरोगा में क्वेश्चन ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि जो प्रस्ताव लाया जाएगा आपको वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, वो कहाँ लाया जाएगा, तो सिर्फ राज्यसभा में लाया जाएगा, बट वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, बट प्रेसिडेंट को हटाने के लिए अगर प्रस्ताव लाना है तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इसका जो ओथ है, ओथ मतलब जो ये ओथ लेगा, ठीक है, ये जो शपथ लेगा जब ये प्रेसिडेंट बनेगा, तो शपथ को किस में है, तो 60 में। और इसको शपथ कौन दिलाएगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है इसको शपथ दिलाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये दिलाता है और इसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है, मतलब एक दूसरे को शपथ दिलाता है जब वो आता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता है, तो 74 ये बोलता है कि क्या होगा, एक मंत्री, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा, जिसका क्या होगा, पीएम जो होगा हेड होगा, क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जो पीएम क्या होगा उसका हेड होगा, और वो क्या करेगा, राष्ट्रपति को सहायता करेगा। तो सिंपल 74 अगर बोले तो सिंपल समझना, एक मंत्री परिषद होगा जो कि किसका, आपका
प्रेसिडेंट का सहायता के लिए होगा, बस इतना। और सेम चीज अगर मैं स्टेट में बोल दूं कि स्टेट में भी क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा जो कि गवर्नर की सहायता के लिए होगा, तो अनुच्छेद 163 जस्ट इससे एक पहले कर लेना, यहां 74 चलेगा, यहां 3 चलेगा, ठीक है। उसी प्रकार से 75 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि जो भी मंत्री परिषद होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसको अपॉइंट कौन करता है। तो याद रखिएगा, जो मंत्री परिषद हो, जो मतलब मंत्री का लोग जो हो, ठीक है, और जो आपका प्रधानमंत्री हो, जो अपॉइंट किया जाता है वो अनुच्छेद 75 के थ्रू किया जाता है। और किनके द्वारा किया जाएगा, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो अनुच्छेद 75 यही बोलता है कि जो अपॉइंटमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर का और मंत्री परिषद का, वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, अनुच्छेद 75 के अंदर। सेम चीज अगर हम लोग स्टेट में बोलते हैं कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर और जो भी मंत्री होगा उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो गवर्नर करेगा। कौन सा अनुच्छेद नंबर 164, देखो यहाँ 5 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, बस ये दिमाग में रखना। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 76 क्या है, भारत का महान्यायवादी। कौन है, भारत का महान्यायवादी, दैट मीन्स अटॉर्नी जनरल। याद रखिएगा, अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट कौन करता है, तो अपॉइंट जो है प्रेसिडेंट करता है। और ये याद रखिएगा, ऑप्शन में दिया रहता है कि कौन सा इसमें से पद वाले हैं जो तब तक ही पद पे रख सकते हैं जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो याद रखिएगा, ये भी क्या है, प्रेसिडेंट जब तक चाहता है। प्रेसिडेंट किसके हाथ में रहता है, सिंपल है, प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होता है उसके हाथ में। तो है पीछे उन लोग, पर काम इसके थ्रू करता है, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये पद पे रह सकता है अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ठीक है। और आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है, या आपका गवर्नमेंट का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट में लड़ता है। तो आपको याद रखना है, भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल, जिसको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सेम अगर राज्य में हम लोग आ जाते हैं तो यहाँ होता है आपका महाधिवक्ता, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवोकेट जनरल। तो याद रखिएगा, राज्य में एडवोकेट जनरल और आपका संघ में जो हो जाएगा आपका अटॉर्नी जनरल। यहाँ इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, यहाँ इसको गवर्नर अपॉइंट करेगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 78 क्या कहता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है उसका ड्यूटी के बारे में बताया था। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ड्यूटी के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 78। ये 78 क्या है, ड्यूटीज ऑफ पीएम। क्या है ड्यूटी, पीएम का ड्यूटी क्या है कि जो भी गतिविधियां चल रही है, ठीक है, आपके मंत्रीगण के बीच, उसके बारे में क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट को बताएगा। तो यही चीज अगर राज्य में हो जाता है, तो ये राज्य में अगर आओगे तो राज्य में जो हो जाएगा वो 167 हो जाएगा। ये यहाँ दूसरा हो गया, ठीक है। ये अगर राज्य में आओगे तो ये हो जाएगा आपका 167, बस एक पीछे कर लेना, 167, यहाँ 8 है, 160। तो सीएम का ड्यूटी, क्योंकि आपको स्टेट वाला ज्यादा चांस है पूछने का, ठीक है। तो सीएम का ड्यूटी क्या, सीएम का ड्यूटी किसके बारे में बताया गया, कौन से अनुच्छेद में, तो 167। और ये क्या करेगा, गवर्नर को बताएगा सब चीज, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दोनों याद रखना। उसके बाद है आपका 79। तो संसद के बारे में आप देखो, संसद हम ऐसे अलग टॉपिक भी पढ़ेंगे, संसद में लोकसभा राज्यसभा हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे हम यहाँ देखते कि संसद का गठन, याद रखिएगा, यहाँ पूछा गया कि संसद का गठन, तो संसद का गठन या संसद के बारे में किसमें बताया गया, याद रखिएगा। एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, हमेशा याद रखना, संसद का 3 भाग है। अगर भाग बोल दे तो 3, आपका लोकसभा, राज्यसभा और आपका कौन, प्रेसिडेंट। याद रखना अच्छे से, ठीक है। अगर आपको भाग पूछे, पर पूछे कि सदन कितना है, तो बस 2 सदन है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो संसद के बारे में कौन से अनुच्छेद में है, 79 में है। प्रेसिडेंट कौन से में है, 52 में है। राज्यसभा कितने में है, तो अच्छे से याद रखिएगा, राज्यसभा 80 में है और लोकसभा जो है 81 में है। तो बस यही है। सबसे पहले संसद का गठन, तो संसद का जो गठन है आपका कितना में, 79। वहीं राज्य में हम लोग आएंगे तो राज्य में भी क्या होगा, आपका राज्य में भी क्या होगा, राज्य में विधान मंडल होगा। जैसे कि यहाँ संसद है तो वहाँ विधान मंडल है। तो संसद का गठन 79 और विधान मंडल का गठन 168। फिर से क्या हो गया, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 9 हो गया, एक पीछे। फिर से 80 में क्या है, राज्यसभा के बारे में बताया गया है। तो यहाँ आपका राज्यसभा क्या है, आपका 80 है, बट याद रखना विधानसभा कितना है, आपका 171 है। अब थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा अलग है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखो, हर राज्य में क्या है, विधान परिषद नहीं है। 6 ही ऐसा राज्य है जहां विधान परिषद है। इसे मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, 6 ऐसा राज्य जिसमें विधान परिषद है, KTA याद रखना, ठीक है। और यहाँ UMB,
उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 ही ऐसे राज्य हैं जहां विधान परिषद है। ठीक है, ये याद रखना। तो सबसे पहले हम लोग ने बात किया कि जो आपका संसद का गठन आपका याद रखना है 79 में बताया गया। उसी तरीके से विधानमंडल का जो गठन है वो कितना है, 168 में है। राज्यसभा का जो गठन है आपका कितना में है, आपका 80 में है। विधान परिषद वहां क्या होगा, विधान परिषद, दैट मीन्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है आपका 171 में है, यानी विधान परिषद। और 81 में क्या है, आपका लोकसभा है यहाँ, और वहां क्या होगा, विधानसभा क्या हो जाएगा आपका 170। तो याद रखना ये आपका राज्य का है और ये आपका संघ का है। ठीक है, एकदम इसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद एक आर्टिकल आता है 85। देखिए जो संसद है उसका सत्र का जो स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, वो किसके द्वारा स्टार्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, देखो संसद चलाया जाता है, जैसे कि लोकसभा चलाया जाता है स्पीकर के द्वारा। ठीक है, और जो राज्य लोकसभा स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा उनका भी चेयरमैन होता है। ठीक है, बट स्टार्ट कौन करता है, तो याद रखिएगा संसद सत्र, सत्रवासन और विखंडन। याद रखिएगा 5 साल से पहले भी लोकसभा का विखंडन किया जा सकता है। कैसे, आर्टिकल 85। याद रखिएगा संसद का सत्र हो, मतलब इसका सत्र हो या सत्रवासन हो या विखंडन हो, दैट मीन्स संसद का स्टार्टिंग किया जाए या उसका अंत किया जाए, ये सब किसके द्वारा किया जाएगा, तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 85 में ये बताता है। ठीक है, बट ये डायरेक्ट नहीं कर सकता, इसको क्या होता है, इसको कैबिनेट क्या करते हैं, लिख के देता है कोई चीज, तभी ये काम करता है। बट एग्जाम में आपको प्रेसिडेंट याद रखना और पीछे का बात भी याद रखना है। तो 85 क्या बोलता है, संसद के सत्र का सत्रवासन और विखंडन, याद रखिएगा। अनुच्छेद 108 क्या बोलता है, कुछ दशाओं में संयुक्त अधिवेशन। अब ध्यान देना, जो आपका ज्वाइंट सिटिंग का बात कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम पार्लियामेंट वाला में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना याद रखो, जो आपका संयुक्त अधिवेशन होता है उसको बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट बुलाता है। अच्छे से याद रखना, प्रेसिडेंट बुलाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, दूसरा इसका हेड कौन करता है संयुक्त अधिवेशन का, लोकसभा और राज्यसभा का, तो आपको याद रखना है लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसका हेड कौन करता है, तो लोकसभा का स्पीकर। ठीक है, याद रखना यह अनुच्छेद 118 में बताया गया। ठीक है, तो और ये हमने कहां से लिया है, तो आपको अगर आपको पूछा जाए कि लोग जो संयुक्त अधिवेशन है बेसिकली हमने ये कहां से लिया है संयुक्त अधिवेशन, तो आपको याद रखना है संयुक्त अधिवेशन हमने ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, याद रखना। तो संयुक्त अधिवेशन के बारे में ये चीज यहां बताया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका 110 में आपका धन विधेयक। क्या है आपका धन विधेयक क्या है, 110 में है। ठीक है, धन विधेयक किसमें, 110 में है, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका वित्तीय विधेयक जो है, वित्तीय विधेयक बोल रहा हूं, जो वार्षिक वित्तीय विवरण, दैट मीन्स एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या इसको बजट भी बोलते हैं। ऐसे बजट सब यूज नहीं किया गया है, ठीक है, बचत के लिए। ठीक है, इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण, या इसको नॉर्मल टर्म में हम लोग बजट बोलते हैं। तो ये कौन से है, अनुच्छेद में 112 में है, याद रखिएगा। और वित्तीय विधेयक, इसके बारे में हम बात करेंगे, मनी बिल, उसके बाद फाइनेंस बिल, ये सब बात करेंगे हम लोग जब जो हम लोग लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे। अभी बस याद रखो, धन विधेयक 110, वित्तीय विधेयक 112 और फाइनेंस बिल 117। उसके बाद आता है आपका एक जो आता है आपका राष्ट्रपति का अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है, मान लीजिए कि जो हमारा पार्लियामेंट है क्या होता है, वो अभी सेशन में नहीं है, बंद चल रहा है, तो उस समय अगर कोई कानून बनाना होता है तब अध्यादेश लाया जाता है। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो लाता है ऑर्डिनेंस की, वो अनुच्छेद 123 के थ्रू लाता है, वही गवर्नर जो लाता है 213 के थ्रू लाता है, याद रखिएगा। तो राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करता है वो 123 के थ्रू करता है, और जो गवर्नर जो करता है वो किसके थ्रू करता है, आपको याद रखना है, तो वो जो है आपका 213 के थ्रू करता है। ऑर्डिनेंस आपको अच्छे से याद रखना और कब लाया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया, बहुत अच्छे से पीडीएफ भी दिया गया। यहाँ क्विक रिवीजन करने वाले देखिए, सुप्रीम कोर्ट का बात करते अगेन, ये क्या होगा, कौन से, ये संघ का भाग है, तो कौन से पार्ट 5 में होगा। ठीक है, 124 से लेके 147 तक है। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट बना था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आपको बताया 26 जनवरी 1950 को ये क्या हुआ था, ये इसका स्टेबलाइजमेंट हुआ था, मतलब ये बना था। ठीक है, मतलब बन गया था, बट इसका जो उद्घाटन हुआ तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ये सब चीज याद रखना। ठीक है, तो जब ये बना तो इसमें कितने जजेस थे, 8 जजेस थे। एक आपका चीफ जस्टिस रहता था और 7 जो था अन्य जजेस रहता था। ये कब, जब आपका
क्या सुप्रीम कोर्ट बना था। और अभी अगर हम लोग देखें तो टोटल कितने जजेस होते हैं, 34 जजेस है, जिसमें कि एक आपका चीफ जस्टिस है और बाकी जो है आपका 33 जो है अन्य जजेस होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखना है जो बार बार आपको पूछा जाता है कि PIL, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। तो PIL का जो कंसेप्ट है, PIL का जो कंसेप्ट है सबसे पहले कहाँ आया था, तो ये US में आया था। और भारत में इसका जन्मदाता किसको माना जाता है PIL का, तो आपको याद रखना है PIL का जो जनक जाना जाता है वो PN भगवती को जाना जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आएगा कंफर्म देखना, ठीक है। और देखो उसके बाद हम लोग ने बात किया, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 124। तो 124 में आपका बताता है आपका सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन के बारे में जो बताता है, या हमारे देश के लिए एक सुप्रीम कोर्ट होगा, ये किसमें बताया गया है, तो 124 में। सेम अगर पूछा जाएगा हाई कोर्ट के बारे में किसने बताया कि हर एक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा, तो 214, बस इसको इधर कर देना। तो 124 में बताया गया सुप्रीम कोर्ट का स्थापना में सुप्रीम कोर्ट होगा देश के लिए और गठन के बारे में बताया गया, और 214 में आपका हाई कोर्ट के बारे में बताया गया, याद रखना, ठीक है। एक चीज आप यहां से याद रखोगे कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको 2,80,000 रुपया पर मंथ मिलता है, और जो बाकी जितने भी जजेस है उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है। 2,80,000 चीफ जस्टिस को मिलता है और बाकी को कितना मिलता है, तो आपको याद रखना है बाकी को आपको कितना मिलता है, तो आपको 2.5 लाख मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आया। उसके बाद है आपका, अब जो मैं पॉइंट्स बोलूं, आर्टिकल यहां बोलूं, वो याद रखना। सबसे पहले एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में, मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस से मतलब होता है टेम्पोररी, ठीक है, अस्थायी चीफ जस्टिस। तो ये सब चीज मैं समझा चुका हूं, बस यहाँ डायरेक्ट हम लोग बात करेंगे। तो आपका जो टेम्पोररी चीफ जस्टिस है, अस्थायी चीफ जस्टिस के बारे में, ठीक है, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश के बारे में कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, तो 126 में बताया गया है एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। तो अस्थायी चीफ जस्टिस मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस मतलब अस्थायी चीफ जस्टिस, ठीक है। तो अनुच्छेद 126 में बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट जो है अस्थायी, ठीक है, दैट मींस एक्टिंग चीफ जस्टिस जो है नियुक्त कर सकता है, तो एक्टिंग चीफ जस्टिस के 126। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है तदार्थ न्यायाधीश। तदार्थ न्यायाधीश के बारे में किसके बारे में बताया गया, एडहॉक जज के बारे में किसमें बताया गया, 127। उसके बाद याद रखिएगा अभिलेख न्यायालय, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के बारे में किसमें बताया गया है, तो 129 में बताया गया। और यही हाई कोर्ट का मैं बात करूं कि किसमें, कौन से अनुच्छेद में हाई कोर्ट का, जैसे सुप्रीम कोर्ट का बोले कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख न्यायालय किसमें बताया गया, 129 में। वही हाई कोर्ट का अगर पूछे तो 215 में अभिलेख न्यायालय। तो 126 एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 तदार्थ न्यायाधीश या एडॉक जजेस, आपका 129 अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड हाई कोर्ट के लिए 215। 143 आर्टिकल क्या बताता है ये भी याद रखिएगा। याद रखिएगा हाई कोर्ट को ये पावर नहीं है 143 वाला। 143 वाला क्या है, ये एडवाइजरी पावर है। एडवाइजरी पावर मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर होता है कि वो प्रेसिडेंट को एडवाइस दे सकता है, और प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है कि वो उससे एडवाइस ले सकता है, पर ये प्रेसिडेंट के पास है कि उसको मानता है कि नहीं। तो एडवाइजरी पावर जो है आपका सुप्रीम कोर्ट का, ये 143 में ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट के पास नहीं है, याद रखिएगा। उसके बाद है 137, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू मैंने आपको ये सब कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूं। जुडिशियल रिव्यू आपको याद रखना है, जुडिशियल रिव्यू याद रखिएगा। जुडिशियल रिव्यू का जो कंसेप्ट है ये आपका हाई कोर्ट के पास भी होता है और आपका सुप्रीम कोर्ट के पास भी होता है। ये ऑलरेडी दरोगा का अभी एक्साइज वाला जो हुआ तो उसमें क्वेश्चन पूछा था। तो याद रखिएगा जो आपका जुडिशियल रिव्यू का जो हम लोग बात करते हैं तो ये जो होता है आपका दोनों के पास होता है, आपको याद रखिएगा। उसके बाद है 131, इसमें आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सुप्रीम कोर्ट का जो आपका जो मूल अधिकार है उसके बारे में जो बताया गया है 131 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 148, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैग कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम लोग यहाँ बात करते हैं, ठीक है। तो जो कैग है जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, ये सबसे पहले ये तो कैग जो अपना रिपोर्ट किसको देता है, तो प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट फिर से क्या है आपका लोकसभा में रखवाता है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल कितना है, तो 148 है। नेक्स्ट याद रखिएगा इसका जो इसको अपॉइंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है, रिपोर्ट भी प्रेसिडेंट को देता है। और याद रखिएगा कब रिटायर होता है, तो 6 ईयर या 65 ईयर, मतलब 6 साल उसका पहले कंप्लीट हो गया हो या वो 65 साल का हो गया होगा। 6 साल का वो अपना ड्यूरेशन कंप्लीट कर लिया हो या 65 साल का उसका एज हो गया होगा। 6 साल का काम कर लिया हो या 65 साल उसका एज हो गया होगा, इसमें से कोई भी आपका मेन यही
होता है, तो कैग आपको अच्छाई से, और याद रखिए कैग को क्या किसका जुड़वा बहन बोला जाता है, तो लोक लेखा समिति का। तो पूछा जाता है कि लोक लेखा समिति का जुड़वा बहन किसको बोला जाता है, तो कैग को बोला जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जुड़वा बहन। अब हम लोग आते हैं आपका यहाँ राज्यपाल का पद। तो याद रखिएगा जैसे कि राज्य जो आपका जो राज्यपाल जो होता है एक आगे चलता है आपका प्रेसिडेंट से। तो जैसे कि प्रेसिडेंट का पद 52 में था, तो इसका कितना है 53 में है, आपको अच्छे से याद रखना है। तो राज्यपाल का जो पद है 153 में है। याद रखिएगा जैसे कि पार्डन पावर जो था, क्षमादान शक्ति जो था 72 में था प्रेसिडेंट का, इसका कितना में है आपका 161 में है। और ड्यूटीज मैंने आपको बताया था, ठीक है 78 आर्टिकल बताया था। पीएम का क्या होता है, ड्यूटी होता है, पीएम का क्या होता है, ड्यूटी होता है। तो सीएम का जो ड्यूटी होता है कितना होता है 167 में होता है, ये सब बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद है राज्यपाल की नियुक्ति, ये है राज्यपाल का पद, ये है राज्यपाल का नियुक्ति। तो राज्यपाल का पद या आप बोल सकते हो राज्यपाल का जो इलेक्शन 155 याद रखना है, और 153 इसका पद याद रखना है। 164 मैंने बता दिया था, ये सब मैंने पहले ही कनेक्ट करवा दिया ऊपर में, ठीक है। 164 मतलब 75 वाला जो आर्टिकल से मैंने कन्वर्ट किया कि मुख्यमंत्री और अन्य जो भी मंत्री होंगे उसको नियुक्त कौन करेगा। तो 164 आर्टिकल ये बोलता है कि मुख्यमंत्री व अन्य जो मंत्री है उसका जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, तो आपका वो कौन करेगा, तो वो करेगा आपका कौन करेगा, गवर्नर करेगा। 164 ये बोलता है। और 163 में मैंने क्या बोला था कि राज्य में एक मंत्री परिषद होगा, किसके सहायता के लिए, गवर्नर के लिए, ये मैंने ऊपर आपको समझाया था, ठीक है। 165 मैंने क्या बताया था, महाधिवक्ता। जैसे कि आपको 76 से मैंने अटॉर्नी जनरल के बारे में बताया था, वही मैंने आपका एडवोकेट जनरल 165 में बताया था, अपॉइंटेड बाय गवर्नर। और अभी बिहार के कौन है जल्दी से बता दीजिएगा, ये अब महाधिवक्ता अभी बिहार के कौन है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आता है 201, याद रखिएगा जैसे कि गवर्नर के पास अगर कुछ भी, ठीक है, गवर्नर के पास अगर कोई भी बिल आता है, ठीक है, जब तक वो साइन नहीं करेंगे आपका मान लीजिए कोई भी स्टेट में लॉ नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। तो जब भी कोई बिल आता है, ठीक है, विधेयक आता है, तो इनके पास 3 पावर है, आइदर उसको रिजेक्ट कर दे और उसको क्या कर दे वापस भेज दे, ठीक है, वापस भेज दे पूर्ण विचार के लिए। बट अगर वो पूर्ण विचार होके फिर से वो वापस आता है तो इनको ये पास करना ही पड़ेगा, रिजेक्ट कर सकते हैं पूर्ण विचार के लिए। दूसरा इनके पास होता है कि उसको एसेंट कर दे, मतलब ठीक है उस पर साइन कर दे। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका क्या, इसको रिजर्व करके रखे, किसके लिए, आपका प्रेसिडेंट के लिए, कि प्रेसिडेंट के लिए इसको आरक्षित करके रख लेते हैं उस बिल को, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें यह बताया गया है कि जो आपका राज्यपाल है राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेता है किसी विधेयक को। तो आपको याद रखना, बहुत अच्छे से क्लियर करके मैं समझा रहा हूं, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस रटवा रहा हूं। तो राष्ट्रपति के लिए जो बिल आरक्षित करते हैं आपका गवर्नर, वो 201 में करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था, जो आपका ऑर्डिनेंस होता है, अध्यादेश जो लाया जाता है, ठीक है, राज्यपाल के द्वारा, वो 213 में के थ्रू लाया जाता है, ठीक है। वही आपका जो प्रेसिडेंट 123 के थ्रू लाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग हाई कोर्ट। हाई कोर्ट का अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग हाई कोर्ट का बात करें तो एक एक्ट आपको याद रखना, अधिनियम इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861। तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 जब आया, मैंने क्या बोला, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट जब 1861 आया, ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 3 आपका क्या होता है, आपका कोर्ट बनता है। एक है आपका कोलकाता, एक है मुंबई और एक है मद्रास। तो याद रखिएगा इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया, तो 1861 में आया। इंडियन हाई कोर्ट अधिनियम, ठीक है, भारतीय हाई कोर्ट अधिनियम कब आया, 1861 में आया। पहला 3 उसमें आपका बना, आपका हाई कोर्ट कोलकाता, मुंबई और मद्रास, जिसमें कि पहला था आपका कोलकाता। टोटल अभी हाई कोर्ट कितना है, तो टोटल अभी 25 है। जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो कौन है, अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का है। अब देखिए 214 में क्या बोलता है, मैंने आपको बताया था 124, तो 124 से 214। 124 में क्या बताया गया है कि देश के लिए क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। और 214 में क्या बताया गया है, राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और हाई कोर्ट का गठन मैंने कैसे याद किया, 16 महाजनपद में हर में एक हाई कोर्ट होगा। तो 216 में हाई कोर्ट का गठन का बात किया गया, और 214 में राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा, हर एक राज्य के लिए। अब याद रखिएगा हाई कोर्ट के जो जज होते उनका जो समय काल होता है कि वो 62 वर्ष तक ही क्या कर सकते हैं, आपका क्या कर सकते हैं, वो नौकरी कर सकते हैं। 62 साल के बाद उनको रिटायर्ड लेना पड़ेगा, ठीक है। बट ये याद रखिएगा जो हाई कोर्ट का जज हो, सुप्रीम कोर्ट का जज, उसका कोई मिनिमम एज नहीं कि इतने एज में ही आप बन पाओगे हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज। बट ये कंफर्म है कि अगर आप 62 साल का हो जाते हो तो हाई कोर्ट से आप रिटायर हो जाओगे, और 65 साल का हो जाते हो तो आप कहाँ से रिटायर हो जाओगे, 65 साल का हो जाओगे तो आप कहाँ से रिटायर हो जाओगे, आप सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष है जज के लिए, और हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है। याद रखिएगा हाई कोर्ट का जो जज होता है, ठीक है,
जो आपका जो चीफ जस्टिस होता है, उसको 2.5 लाख रुपया मिलता है, और जो बाकी जो जज होते हैं उसको 2,25,000 मिलता है। ऊपर मैंने आपको क्या करवाया था, सुप्रीम कोर्ट का मैंने करवाया था, देखा तो 2,80,000। देखो यहाँ मैंने आपको बताया था 2,80,000, 2,50,000, यहाँ 2,50,000, 2,50,000, 2,25,000, ठीक है। अब 226 क्या बोलता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो रिट जो जारी करेगा, 5 तरीके का रिट मैंने बताया था, तो हाईकोर्ट जो जारी करता है 226 से करता है। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है, 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक पूछा गया कि 2 या, ठीक है, 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, मतलब 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या आपका यूनियन टेरिटरी के लिए, ठीक है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है। तो आपको याद रखना है आपका 2 से 3, 3, 1, 2 या 3 के लिए एक हाईकोर्ट। तो 231 में बताया गया 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ये इसमें बताया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, 233 में क्या बताया गया, तो अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। किसके बारे में, अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आपको बताया गया है, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट। 241 में क्या है, तो संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए जो आपका जो यूनियन टेरिटरी है उसके लिए जो हाई कोर्ट होगा वो 241 में बताया गया है। 262 में क्या बताया गया, जो जरूरत है वही बता रहा हूं। जो जल विवाद होता है, तो जल विवाद जो है एक स्पेशल टाइप का विवाद होता है 2 राज्यों के बीच में, तो अंतरराज्यीय नदी जल विवाद जो बताया गया है वो 262 में बताया गया है, ठीक है। 262 में बताया गया। 263 में क्या बताया गया, तो प्रेसिडेंट के द्वारा क्या होता है, इंटर स्टेट काउंसिल फॉर्म किया जाता है, अंतर राज्य परिषद। तो सिंपल आपको पूछा जाएगा अंतर राज्य परिषद कौन फॉर्म करता है, तो प्रेसिडेंट फॉर्म करता है। कौन से आर्टिकल के थ्रू करता है, तो 263 आर्टिकल के थ्रू करता है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। बहुत चीज इसमें हम लोग कवर करने वाले हैं, सिर्फ आर्टिकल के साथ साथ अलग अलग चीज को भी कवर करेंगे। उसके बाद संचित निधि किसमें, 266 में। आपका आकस्मिक निधि मतलब कंसोलिडेट फंड जो है 266 में, और कंटीजेंसी फंड जो है आपका 267 में है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कंटीजेंसी फंड जो होता है ये इमरजेंसी केस में निकालना, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा दहाड़ आ गया या बहुत बड़ा कुछ लैंडस्लाइड हो गया, मतलब बहुत बड़ा कुछ इमरजेंसी। और जो कंसोलिडेट फंड जो होता है, अगर यहाँ से सरकार को पैसा निकालना है तो पहले उसको पार्लियामेंट का क्या होगा, उसको पार्लियामेंट से पहले परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं वित्त आयोग, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन, सबसे पहले हम लोग फाइनेंस कमीशन का बात करते हैं। तो जो फाइनेंस कमीशन है कौन से अनुच्छेद में है, तो 280 में है। फाइनेंस कमीशन 280 में है। और इसका जो और स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य फाइनेंस कमीशन को उसमें है तो 243 आई में है। आई मतलब इनकम, मैंने बताया था ये सब चीज। तो आपका जो वित्त आयोग है फाइनेंस कमीशन है वो 280 में है, और 243 आई में बताया गया है राज्य के वित्त आयोग के बारे में। अब वित्त आयोग को थोड़ा देख लेते। सबसे पहले आपको मैं पूछूंगा वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो याद है कि वित्त आयोग का काम, सबसे बड़ा काम यही होता है कि जो भी टैक्स से पैसा आता है उसको स्टेट और जो सेंटर है, यहाँ सेंटर है यहाँ स्टेट है, ठीक है, सेंटर और स्टेट है, इन दोनों के बीच में जो बंटवारा होता है जो टैक्स का, वो किसके रिकमेंडेशन पे होता है, तो ये ही आपका फाइनेंस कमीशन ही रिकमेंड करता है आपको यूनियन को, ठीक है, यूनियन को कि इस तरीके से बंटवारा होना चाहिए। पर ये बाध्य नहीं है कि वो करेगा ही, मतलब उसका जो भी सजेशन दिया है जरूरी नहीं कि उसके सजेशन से ही चलेगा, पर मेन जो काम है याद रखिएगा, जो टैक्स का जो बंटवारा होता है, ठीक है, वो इसी के थ्रू होता है। 280 की जो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही होता है। अब फाइनेंस कमीशन का हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो याद रखिएगा जो पहला फाइनेंस कमीशन जो बना था, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे, तो याद रखिएगा जो पहला फाइनेंस कमीशन जो बना था, ठीक है, उसके चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी थे। कौन थे, केसी नियोगी। कौन थे, केसी नियोगी जी थे, उसके आपके चेयरमैन थे, ठीक है। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट फाइनेंस कमीशन फॉर्म इन विच ईयर, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, तो आपको याद रखिएगा फर्स्ट फाइनेंस कमीशन जो फॉर्म हुआ था वो 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था फाइनेंस कमीशन। पहले चेयरमैन इसके केसी नियोगी है। अब बोलोगे फाइनेंस कमीशन का फॉर्म कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। हर 5 साल में क्या करता है प्रेसिडेंट, क्या करता है, फाइनेंस कमीशन का फॉर्म करता है। याद रखिएगा जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें क्या होता है, टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और 4 अदर मेंबर होते हैं। तो पूछा जाएगा फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर होते हैं, तो आप बोलोगे कि टोटल 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है और बाकी 4 अदर मेंबर होते हैं। मेन काम क्या होता है, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूट करना, और रिपोर्ट ही किसको सौंपता है, तो याद रखिएगा जो फाइनेंस कमीशन है किसको रिपोर्ट सौंपता है, तो आपका प्रेसिडेंट को सौंपता है। उसी तरीके से मैंने पूछा कि कैग सबमिट इट्स रिपोर्ट टू हुम, तो आप क्या बोलोगे, कैग किसको अपना रिपोर्ट सबमिट करता है,
तो प्रेसिडेंट को। उसी तरीके से आपको पूछा जाएगा कि फाइनेंस कमीशन सबमिट इट्स रिपोर्ट टू हुम, मतलब फाइनेंस कमीशन जो है अपना रिपोर्ट जो है किसको सौंपेगा, तो कैग, कैग भी पैसा रिलेटेड है आपका, ये जो फाइनेंस कमीशन ये भी पैसा रिलेटेड है, ये सब किसको रिपोर्ट सौंप करता है, तो आपको याद रखना है प्रेसिडेंट को। बट याद रखिएगा पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होता है, लोक लेखा समिति जो होता है, वो अपना रिपोर्ट किसको सौंप करता है, तो स्पीकर को, लोकसभा के स्पीकर को। एक अनुच्छेद ये था आपका फाइनेंस कमीशन क्विक में। याद रखिएगा 300 कॉ क्या बोलता है कि कोई भी आपका जो संपत्ति है उससे कोई भी आपका कुछ संपत्ति है मान लीजिए, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आएगा और आपको बोलेगा आपको पूरा संपत्ति जाओ लेके, ठीक है, हम ले लिए, ऐसा नहीं कर सकता। किसी को भी उसके संपत्ति से तभी वंचित किया जा सकता है जब तक तो कोई प्रॉपर लॉ बनाया जाए, तो ये एक आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अब हम लोग आते हैं यूनियन का जो भी अखिल भारतीय सेवाएं होती। देखिए सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया सर्विस, जो ऑल इंडिया सर्विस है, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विस 3 ही होता है, ठीक है, एक है आपका आईपीएस, एक है आईएएस और एक है आईएफएस। आईएफएस मतलब फॉरेन वाला नहीं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है। तो अखिल भारतीय सेवा जो मेंशन आपको पूछा जाएगा, ऑल इंडिया सर्विस जो मेंशन है, अनुच्छेद कितने में आपका ऑल इंडिया सर्विस मेंशन है, तो आप बोलोगे अनुच्छेद नंबर 312, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कुछ पावर होता है ऑल इंडिया सर्विस बनाने में, सिर्फ लोकसभा का नहीं, राज्यसभा के पास भी पावर होता है। राज्यसभा जब तक प्रस्ताव जो नया अगर अखिल भारतीय सेवा कोई भी सृजन करना है, स्टार्ट करना है, कोई एक नया पोस्ट बनाना है ऑल इंडिया सर्विस में, तो उसको राज्यसभा से भी स्पेशल आपका रेजोल्यूशन से उसको पास करना पड़ेगा, तभी होगा। तो यहाँ राज्यसभा का स्पेशल पावर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद है 315, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा सका है, सिंपल, कि बिहार के लिए एक लोकसभा आयोग होगा। डेट मीन्स एक तो होता है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपका यूनियन में होता है, संघ में होता है, और एक होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वही बोला है कि राज्यों के लिए क्या होगा, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, और संघ के लिए क्या होगा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होगा। ये कौन से अनुच्छेद में है, तो आपको याद रखना ये जो अनुच्छेद है आपका, कि संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये किसमें बताया गया है, तो ये जो बताया गया है आपको याद रखना है, ये जो बताया गया है किसमें बताया गया है, तो ये है आपका किसमें, तो ये है आपका आर्टिकल नंबर कितना है आपका, 315 है, ठीक है। क्या है आपका 315 में ये बताया गया है, आपको याद रखना है, ठीक है, कि संघ और राज्यों के लिए क्या होगा, एक आपका क्या होगा, संघ और राज्यों के लिए क्या होगा, आपका संघ और राज्यों के लिए क्या होगा, एक लोकसभा आयोग होगा, वो 315 में बताएगा। तो सिंपल पूछा जाएगा कि बिहार का एक लोकसभा आयोग होना चाहिए, कौन सा, तो 315, ठीक है, याद रहेगा। अब याद रखिएगा 2-3 और, सबसे अखिल भारतीय ये 315, और उसके बाद ये 2 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद है 318, 320 और 317। देखिए 317 में बताया गया है 17 सता रहा था तो उसको हटा दिया, तो रिमूवल और सस्पेंशन, जो भी लोकसभा के जो मेंबर है, ठीक है, उनको हटाना और उसको सस्पेंड करना 317 में बताया गया। और 320 में क्या बताया गया कि तो लोकसभा आयोग है, चाहे स्टेट का हो चाहे यूनियन का हो, उसका काम क्या है, उसका फंक्शन क्या हो, 320 में बताया गया। और 318 में बताया गया है कि जो रूल और जो रेगुलेशन होगा, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, ठीक है, या आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में जो रूल बनाएंगे वो कौन बनाएगा, तो प्रेसिडेंट बनाएगा यूनियन के लिए और गवर्नर बनाएगा स्टेट के लिए। यहां से सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है 312, 315, याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा 320। उसके बाद हम लोग आते हैं निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का अगर हम लोग बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग जो मेंशन है, आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग जो है कौन से, अगर मैं पूछूं कि निर्वाचन आयोग जो है आपका कौन से पार्ट में है, तो पार्ट नंबर 15, पार्ट 15 में जो है आपका निर्वाचन आयोग है। ये बहुत बार आई थिंक पूछा भी गया है कि इलेक्शन कमीशन मेंशन इन विच पार्ट, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे किस में है, तो आपका 15वां नंबर पार्ट में है आपका इलेक्शन कमीशन। अब देखिए इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग का बात करें तो लोकसभा का इलेक्शन करवाता है, राज्यसभा का करवाता है, विधानसभा का करवाता है, ठीक है, और ये जो है आपका प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का भी करवाता है। ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, अगर हम लोग निर्वाचन आयोग का बात करें, ठीक है, तो इसको अपॉइंट कौन करता है, जो देखिए इसमें भी कौन होता है, 3 मेंबर होते हैं। जैसे फाइनेंस कमीशन में कितना था टोटल, मैंने अभी फाइनेंस कमीशन में मैंने आपको कितना बताया था, 4+1 बताया था, ठीक है, कहाँ गया फाइनेंस कमीशन,
ये देखिए 4+1 तो टोटल इसमें 5 मेंबर होते हैं, और इसमें कितने होते हैं आपका निर्वाचन आयोग में 3 मेंबर, एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी 2 मेंबर। तो इसको अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट जो होता है निर्वाचन आयोग का जो अपॉइंट किया जाता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। पहला जो निर्वाचन मतलब इलेक्शन कमीशन का जो फॉर्म हुआ था, निर्वाचन आयोग का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था, जैसे फाइनेंस कमीशन 1951 में हुआ था, और ये जो हुआ था ये 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए क्या होता है 25 जनवरी को हम लोग वोटर डे मनाते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो हम लोग मनाते हैं 25 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपको याद रखना कि पहला जो आपका निर्वाचन आयोग मतलब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन था, तो आपका सुकुमार सेन था। और याद रखिएगा कितने समय तक रखता है, तो 6 साल हो या 65 साल हो, दोनों में से जो पहले कंप्लीट हो जाए तब तक ये अपना काम कर सकते हैं। उसके बाद है आपका 326, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जाता है कि वोट डालने का जो आपका अधिकार है वो किस टाइप का अधिकार है, तो ये एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब एक संवैधानिक अधिकार है। तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया, तो अनुच्छेद 326 में। तो लीगल राइट टू वोट डालने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, 326, ठीक है। लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन जो वैसे मतलब आपको डालने का जो अधिकार है इसमें, और कम से कम आपका 18 साल इसमें होना चाहिए, ठीक है। आपको पता है कि अमेंडमेंट आपका पूछा गया था 61 अमेंडमेंट, 61 अमेंडमेंट वाला भी हम लोग करेंगे, ठीक है। 61 अमेंडमेंट क्या 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था एज वोटिंग का 61 अमेंडमेंट में, ठीक है, 61 संविधान संशोधन। उसके बाद है आपका अनुच्छेद 330 क्या बोलता है, लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है, लोकसभा में एससी और एसटी के जो आरक्षण है 330 में है। जैसे कि आपका जो एसटी है उसको 47 है और जो एससी है उसको 84 सीट आरक्षित है। 331 क्या है, तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या था, पहले आरक्षण दिया जाता था 2 एंग्लो इंडियन को 331 में, बट ये अब खत्म कर दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो जो है आपका 104 संविधान संशोधन जो किया गया है, 104 संविधान संशोधन, इसमें जो क्या किया गया है, तो एससी एसटी के लिए तो जो है आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, पर जो ये आपका एंग्लो इंडियन जो अपॉइंट किया जाता था, 2 किया जाता था आपका लोकसभा में और 1 किया जाता था आपका विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, ये एंड कर दिया गया, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ये एंड किया गया है वो कैसे किया गया है, तो आपको याद रखना है इसी से 104 अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद है 332 विधानसभा में एससी और एसटी का लिए आरक्षण, ठीक है। तो याद रखना 330 में आपका लोकसभा में एससी और एसटी के लिए आरक्षण और विधानसभा में 332 में, ठीक है। उसके बाद है 333, ये भी एंड कर दिया गया है कि जो आपका विधानसभा में तक क्या था, एक एंग्लो इंडियन को गवर्नर क्या करता था, आपको मनोनीत करता था, और जो आपका 330 था इसमें क्या 331 था इसमें क्या करता था, प्रेसिडेंट था जो 2 लोगों को जो 2 आपका नॉमिनेट करता था, लोकसभा में जो नॉमिनेट करता था प्रेसिडेंट, वो 331 से हटा दिया गया, और एक जो आपका विधानसभा में नॉमिनेट होता था 333 जो गवर्नर करता था, वो भी 10 अमेंडमेंट से हटा दिया गया, ठीक है। उसके बाद है 338, ऑल्दो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं पहले ही बता देता हूं, बस आप एक बार देख लेना, ठीक है। देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग मतलब एससी कमीशन के बारे में 338, बट सीक्वेंस में याद हो जाएगा, एसटी कमीशन 338 को, और बीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग आपका मतलब 338B, बस इतना नहीं भी याद को, एससी कमीशन, एसटी कमीशन और ओबीसी कमीशन, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लीजिए। उसके बाद है आपका 343 ये अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ का जो राजभाषा होगा हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन से अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संघ का जो राजभाषा होगा वो हिंदी होगा और लिपि देवनागरी होगा, तो 343 याद रखिएगा, 343, ठीक है। अब याद रखिएगा 344 क्या बोलता है, तो राज्य भाषा आयोग मतलब जो राजभाषा है जो उसका आयोग जो होगा, स्टेट लैंग्वेज जो कमीशन होगा वो किसमें, ये सब पूछा गया है, ये तो पक्का पूछा गया बहुत बार, ठीक है, और ये भी पूछा गया है। तो संघ की राजभाषा हिंदी होगी, मतलब जो संघ है यूनियन है जो उसका जो मेन लैंग्वेज जो हिंदी होगा और जो स्क्रिप्ट जो होगा वो देवनागरी होगा 343, और राजभाषा आयोग जो है 344। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि प्राथमिक जो प्राइमरी लेवल में जो होगा एजुकेशन, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 350 को, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है।
अब कुछ ना, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि कितना अनुसूची है हम लोग का, तो टोटल 12 अनुसूची है। कितना है? 12 अनुसूची, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, कितना है? 12 अनुसूची है। ठीक है, अब 9वां अनुसूची में क्या मेंशन है? तो पंचायती राज मेंशन है। ठीक है, 9वां अनुसूची में, नहीं सॉरी, क्या बोल रहा हूँ, पार्ट में। ठीक है, अब ध्यान से एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, टोटल अनुसूचियां कितना है? तो 12 अनुसूची है, टोटल 12 शेड्यूल है। अब पार्ट कितना है? संविधान में कितने पार्ट है? तो अभी 25 पार्ट है। अब इसमें 25 पार्ट जो है, इसमें से पहले तो 12 अनुसूची आप याद कर लोगे, और मैं धीरे धीरे बताते भी रहूंगा, बहुत ईजी है, मैं करवा भी चुका हूँ। ठीक है, तो 12 अनुसूची किसमें क्या है। ठीक है, अब ये जो 25 पार्ट है, इसमें कुछ पार्ट है जो आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहला मैंने बोला पार्ट 1, उसमें क्या था? संघ राज्य क्षेत्र। पार्ट 2 के बारे में मैंने क्या बताया? पार्ट 2, तो इसमें सिटीजनशिप के बारे में मैंने बताया। किसके बारे में? सिटीजनशिप के बारे में बताया। पार्ट 3 के बारे में मैंने आपको क्या बताया? पार्ट 3 के बारे में, पार्ट 3 के बारे में मैंने आपको क्या बताया? तो पार्ट 3 में जो है आपका फंडामेंटल राइट्स है। पार्ट 4 में मैंने आपको क्या बताया? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पार्ट 5 में मैंने क्या बताया? तो संघ के, यूनियन के बारे में बताया गया। अब देखो, उसके बाद पार्ट 9 में क्या है आपको याद रखना है? तो पार्ट 9 में आपका पंचायत। मैंने बोला पंचायत में खड़ा हो जाओ, मुखिया बन जाओ, तो आपने बोला नो नो नो, मैंने याद करवाया था ये सब। तो पार्ट 9 में क्या है? आपका पंचायती राज के बारे में बताया गया, पंचायती राज सिस्टम। क्योंकि आगे आप पढ़ोगे कि 73 अमेंडमेंट जो हुआ था, 73 अमेंडमेंट। देखो इतना मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, अगर जितने लोग भी देख रहे हैं सब लोग लाइक एक बटन आप दबा दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब लोग सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों को इस वीडियो को शेयर आप नहीं करोगे मुझे पता है, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप देख रहे हो तो कम से कम आप सब्सक्राइब करके जाना। चलो, तो 9 जो आपका जो भाग 9 है कि उसमें पंचायती राज, ये भाग 9 जो है ना बेसिकली आप ये सोचो कि भाग 9, एक मिनट देना, जो ये भाग 9 है, ये जो है आपका 73 अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसी में ये भाग 9 जोड़ा गया था। ठीक है, और आपका अनुसूची 11 जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, भाग 9 और अनुसूची 11, 73 अमेंडमेंट, जो भाग 9 में क्या है? पंचायती राज सिस्टम है, और 11वीं अनुसूची में भी पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात किया। तो याद रखिएगा, भाग 9 पंचायती राज सिस्टम, और भाग 9A में किसके बारे में बताया गया? नगर पालिका। भाग 9A में नगर पालिका, और भाग 9B में बताया गया है सहकारी समिति। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 में पंचायती राज सिस्टम, 9A में नगर पालिका, और 9B में सहकारी समिति। अब देखो, मैं बोलूं भाग 10 में किसके बारे में बताया गया? तो SC और ST के बारे में भाग 10 में बताया गया है। भाग 11 में एक इधर एक इधर, तो यूनियन और स्टेट, संघ और राज्य क्षेत्र का जो रिलेशन है, ठीक है, एक दोनों ले लो, संघ और राज्य दोनों के बारे में जो बताया गया, दोनों का रिलेशन, वो 11 में। इलेक्शन कमीशन मैंने आपको बताया था, जो आपका निर्वाचन आयोग है, आपका 15 में बताया गया। राजभाषा जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, राजभाषा किस में बताया गया? 17 में बताया गया। इमरजेंसी के बारे में किस में बताया गया? 18 में बताया गया है। और जो संविधान संशोधन है वो 20 में बताया गया। ये सब मैंने काफी ट्रिक से भी पहले आपको करवाया था, बस अभी आपको मैंने रिविजन करवा दिया है, याद रखिएगा, ठीक है। 352 राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताता है, और याद रखिएगा 20 और 21 क्वेश्चन पूछाते हैं, कौन सा ऐसा जो अनुच्छेद है जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल के साथ क्या होता है, आपका क्या होता है, आपका खत्म नहीं होता है। तो ये है आपका 20 और 21, याद रखना। 356 में क्या है? आपका राष्ट्रपति शासन, या आपको बोला जा सकता है ये आपका राष्ट्रपति शासन, या आपको इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं। और बिहार में सबसे पहला स्टेट इमरजेंसी 1968 में लगा था, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। और वित्तीय आपातकाल अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा, और भगवान करे आगे भी ना लगे, वो आपका 360 में। याद रखिएगा, जो नेशनल इमरजेंसी 3 बार लग चुका है। 1962 जिसमें क्या हुआ था? इंडिया और चाइना का वार हुआ था। 1971 जिसमें आपका इंडिया और पाकिस्तान का वार हुआ था। और 1975, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था आपका, ये जो इंदिरा गांधी ने है, ठीक है, एक वर्ड यूज करके इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति के नाम पे 1975 में लगा दिया था। 1971 में पाकिस्तान के साथ, और 1962 में आपका चाइना के साथ, याद रखिएगा। और 368 आर्टिकल क्या बोलता है? तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में ये बताता है। तो ये था पूरा का पूरा आपका अनुच्छेद। नेक्स्ट जो अभी हम लोग करेंगे अब है हमारा अमेंडमेंट, ठीक है। संविधान संशोधन में अब सबसे पहले देखते हैं कि जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि कितने तरीके से संविधान संशोधन हो सकता है। तो आपको याद रखना है 3 तरीके से। सबसे पहला वाला होता है आपका
सिंपल डेट मीन्स आपका 50% प्लस 1 मतलब 50। अगर 100 लोग हैं तो उसमें अगर एक लोग 50 प्लस अगर 1 आ जाते हैं तो वो हो जाता है सिंपल मेजोरिटी, मतलब 50 प्लस 1 मतलब सिंपल मेजोरिटी। दूसरा जो होता है आपका स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होता है। सिंपल अमेंडमेंट में क्या होता है, मतलब से आपको क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो अमेंडमेंट होता है कितने तरीके से हो सकता है, तो 3 तरीके से। पहला क्वेश्चन वो कौन सा तरीका है, तो एक सिंपल अमेंडमेंट होगा जिसमें कि आपका 50% प्लस 1 मतलब 50 प्लस 1 आपका अगर वोट मिल जाता है तो अमेंडमेंट हो जाएगा। दूसरा होता है स्पेशल। स्पेशल मतलब क्या होता है, 2/3, इसमें 2/3 लोगों का आपको सपोर्ट चाहिए होता है। और तीसरा जो होता है स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब जो आपका लोकसभा है, ठीक है, मान लीजिए अगर वहां तो ठीक है आपका 2/3 से पास हो गया, बट कुछ ऐसे बिल आते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, जब लोकसभा पढ़ाऊंगा उसमें क्या होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ साथ जितने भी स्टेट है उसमें हाफ स्टेट का भी समर्थन चाहिए होता है। तो 3 होता है, सिंपल होता है, स्पेशल होता है, स्पेशल प्लस हाफ ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो 3 तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है। कौन से अनुच्छेद में आपको अमेंडमेंट, आपका संविधान संशोधन के बारे अमेंडमेंट बोलूँ तो मतलब संविधान संशोधन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, तो कौन से अनुच्छेद में बताया गया, आर्टिकल 368 में बताया गया। और अगर मैं पूछूं कि कौन से पार्ट में बताया गया, कौन से पार्ट में बताया गया, तो पार्ट जो है आपका 20 है, ये भी चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, नीचे हम देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और उससे रिलेटेड आपको जो फैक्ट्स याद रखना है। सबसे पहला जो अमेंडमेंट हुआ था वो हुआ था आपका 1951, ठीक है, में कौन सा हुआ, तो 9वां अनुसूची जोड़ा गया था। याद रखिएगा जो हमारा मूल संविधान जो था उसमें कितना अनुसूची था, तो 8 अनुसूची था, ठीक है, 8 अनुसूची था। तो जो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया था, आपको पूछा जाएगा कि जो 9वां अनुसूची जो जोड़ा गया, ठीक है, वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, पहला अमेंडमेंट उसमें से क्या हुआ, आपका 9वां अनुसूची जोड़ा गया और इसमें क्या था, तो भूमि सुधार कानून। अब याद रखो 9वां अनुसूची क्या हुआ, आपका भूमि सुधार कानून से रिलेटेड था। 10वां आपका क्या था, दल बदल कानून, याद कर लो फिर से, 9वां आपको भूमि सुधार, 10वां दल बदल कानून, 11वां आपका पंचायती राज से रिलेटेड और 12वां जो आपको रिलेटेड है आपका नगर पालिका से रिलेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। 9, 10, 11, 12 टोटल कितने हैं हमारे, 12 अनुसूची है। अब देखिए तो पहला हमने समझ में आया कि पहला अमेंडमेंट जो हुआ था 1951 में हुआ, भूमि सुधार कानून से रिलेटेड था जिसमें कि 9वां अनुसूची जोड़ा गया। उसके बाद आपको याद रखना है जो आपका 7वें नंबर का जो आपका संशोधन हुआ था, अब ये क्या था, तो याद रखिएगा जो 7वें नंबर का जो संशोधन था इसमें आपको क्या याद रखना है, तो इसमें 2 चीज याद रखना है। क्या क्या याद रखना है, पहला आपको इसमें ये याद रखना है कि 2 राज्यों के लिए एक क्या हो सकता है, आपका हाईकोर्ट हो सकता है। 2 राज्यों के लिए या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट जो हो सकता है, ये कौन से संविधान संशोधन से लाया गया, ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है वो कौन सा संविधान संशोधन था, तो आपको याद रखना है वो 7 संविधान संशोधन 1956, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, ठीक है। और ये कौन से अनुच्छेद में है, 2 या 2 से अधिक के लिए एक हाईकोर्ट हो सकता है, तो 231 अभी मैंने आपको पढ़ाया था। दूसरा आपको याद रखना है कि 7वें अमेंडमेंट में क्या हुआ था, आपको पता है आजादी से पहले क्या था कि जो भी स्टेट थे वो वर्गों में बटे हुए थे, ग्रुप ए ग्रुप बी। तो याद रखिएगा 7th जो आपका अमेंडमेंट आया 1956, इसमें क्या हुआ, वर्गों का कंसेप्ट हटा दिया गया और पूरा देश को क्या कर दिया गया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी में बांटा गया। याद रखिएगा तब भाषा के आधार पर राज्यों का पूर्ण गठन जो हुआ था वो आपका 7th अमेंडमेंट के थ्रू हुआ, और जिसमें 14 स्टेट बनाए गए और 9 यूनियन टेरिटरी बनाए गए। यहां से एक कमीशन आपको याद आना चाहिए, आपका फैजल अली कमीशन, ठीक है, फैजल अली आयोग, या इसको हम लोग बोलते हैं आपका राज्य पूर्ण गठन आयोग या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन या आपको बोले राज्य पूर्ण गठन आयोग कब आया था, तो आपको याद रखना है 1953, इसको ही हम लोग फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं। तो राज्य पूर्ण गठन आयोग कब आया, 1953 में आया। इसने अपना रिपोर्ट कब दिया, 1955 में दिया, याद रखना। और अगर यही देखो, अगर आपको पूछेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया, जिसको फैजल अली कमीशन भी बोलते हैं, तो 1953। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बन गया, तो 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। याद रखिएगा आपको पूछा जाएगा कि भाषा आधार पर पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बना था, तो आंध्र प्रदेश था, जो कि आपका 1953 में बना था। ये सब क्वेश्चंस आपके पूछे गए 7th अमेंडमेंट से। याद रखिएगा 2 चीज, 2 हाईकोर्ट के लिए 2 स्टेट के लिए एक हाईकोर्ट, ये हो गया, और
क्या किया, राज्य को पुनः गठन करके क्या किया गया, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। और पहला 1953 में जो भाषा के आधार पर स्टेट बना था वो आपका आंध्र प्रदेश था। और फैजल अली कमीशन 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके बाद जो आपको नेक्स्ट अमेंडमेंट याद रखना है 31वां अमेंडमेंट, 31वां अमेंडमेंट और 24वां अमेंडमेंट, ये दोनों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 24वां वाला ऑलरेडी पूछा गया है। देखिए लोकसभा में सीटों की संख्या पहले 525 था, तो 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा, तो 31वां अमेंडमेंट के द्वारा। और साथ में एक और याद रखिएगा 24वां अमेंडमेंट, 24वां अमेंडमेंट जो देखो डेट आपको नहीं पूछा जाता कि 19, बहुत रेयर केस में, बट ये डायरेक्टली पूछा जाता है कौन सा अमेंडमेंट, कौन सा संशोधन द्वारा। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि कौन सा संशोधन दिया, कौन सा संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया कि प्रेसिडेंट को क्या कर दिया गया, बाइंड कर दिया गया कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक आएगा तो उसको उस पर साइन करना ही होगा। तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन आया था जिसने प्रेसिडेंट को क्या कर दिया, बाध्य कर दिया कि अगर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन आपका जो बिल आता है वो कौन सा बिल, तो संविधान संशोधन रिलेटेड अगर कोई भी अगर बिल आता है, विधेयक आता है, तो उसको उस पर साइन करना ही होगा। तो 24वां अमेंडमेंट याद रखें। उसके बाद जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है 42वां अमेंडमेंट 1976, याद रखिएगा किसके समय में आया था, तो इंदिरा गांधी के समय में आया था पहला। दूसरा इसको क्या बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, दैट मींस इसको लघु संविधान की संज्ञा भी इसको दिया गया है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, ठीक है, उसका प्रस्तावना जो है, ठीक है, प्रस्तावना जो है उसमें उसको कितनी बार उसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो आपको याद रखना है प्रस्तावना या प्रियम्बल में बस एक बार अमेंडमेंट हुआ है। और वो कौन सा अमेंडमेंट था, तो 42वां ही अमेंडमेंट था। इसमें क्या किया गया, तो सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, दैट मींस समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। नेक्स्ट आपको याद रखना है जो फंडामेंटल ड्यूटीज, जो मैंने आपको बताया था कि मूल संविधान में हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं था, आपका मूल कर्तव्य नहीं था, वो कब जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कौन से कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो सोरेन सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे। इसमें क्या हुआ, तो 4 को जोड़ा गया, आपका भाग 4 को जोड़ा गया और आपका आर्टिकल नंबर 51A जोड़ा गया, जिसमें आपका क्या हुआ, 10 आपका क्या हुआ, मूल कर्तव्य जोड़ा गया। और 11वां मूल कर्तव्य कब जुड़ा था, तो ओरिजिनली 10 था और 11वां, टोटल अभी कितने हैं मूल कर्तव्य, तो बोलोगे 11 है। 11वां जो जुड़ा था वो 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जुड़ा था, 86 अमेंडमेंट 2002 के थ्रू जुड़ा था, जिसमें 11वां आपका फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ा गया और आपका राइट टू एजुकेशन जो है आपका 21A भी जोड़ा गया। ये चीज मैंने आपको समझाया था। तो ये था आपका 42वां संविधान संशोधन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। साथ में याद रखिएगा इसमें जो भी था कुछ अलग ही बात इंदिरा जी ने कर दिया था, जो आपका जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 5 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया था पहला। और दरोगा में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन है जो आपको पहले भी पढ़ाया गया था, जिसमें शिक्षा, वन, नाप तोल को जो ये क्या था, ये आपका राज्य सूची में पढ़ा हुआ था। ये जो विषय था आपका शिक्षा हो गया, वन हो गया, नाप तोल हो गया, ये राज्य सूची में था। इसको हटा के क्या कर दिया गया था, ये आपका समवर्ती सूची में डाल दिया गया था। तो कौन सा आपका संविधान संशोधन, तो 42वां संविधान संशोधन। और याद रखिएगा इसमें यह भी किया गया था कि जो प्रेसिडेंट क्या को बाध्य कर दिया गया था कि जो कैबिनेट है या आपका जो पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा स्पेशली, क्या कर दिया गया था कि जो भी राष्ट्रपति को क्या करता है, मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया था कि जो भी अगर बिल, मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल गया, मेनली तो लोकसभा का ही पावरफुल होता है और प्रेसिडेंट तक पहुंच गया, तो मंत्रिमंडल का सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। ये याद रखिएगा कौन सा, ये सब जो है आगे चल के जो 44वां वाला आया था ये सब खत्म कर दिया गया था, जैसे इसका ऑपोजिट। उसके बाद याद रखिएगा कोरम, जो कोरम मतलब क्या होता है, गणपूर्ति। गणपूर्ति कितना, कम से कम 1/10वां भाग आपका लोकसभा में होना चाहिए, चाहे राज्यसभा में होना चाहिए। कितना, जितने भी लोग हैं उसमें उसका 1/10वां भाग होना चाहिए, तभी आपका लोकसभा चलेगा या राज्यसभा चलेगा। तो एक गणपूर्ति जो था 1/10 भाग, ये भी खत्म कर दिया था आपका इंदिरा जी ने। मतलब जो है इसमें ये किया गया था कि जो है भाई आपका प्राइम मिनिस्टर ही और मंत्रिमंडल जो करेगा वही है। तो ये सब आपको याद रखना है, फिर से देख लीजिएगा जो मैंने बोला। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता था, सेकुलर, सोशलिस्ट, इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट आया था। एजुकेशन, फॉरेस्ट और वेट, दैट मीन शिक्षा, वन और नापतोल समवर्ती सूची में डाला गया था। कोरम खत्म किया गया था। और जब 42वां संविधान संशोधन आया जो कि 1976 में, ठीक है,
44 अमेंडमेंट 1976, तो इसमें आपका क्या क्या हुआ, ये 1978 में एक्चुअली आया था। यहाँ आपको पूछा भी जा सकता है कि 44 अमेंडमेंट कैम इन विच ईयर, तो क्या बोलोगे 1978, यहाँ 1978 होगा। तो कहीं इस तरीके से लिखा दिख जाए तो थोड़ा आप समझ लेना, ठीक है। ये 1976 हुआ, ठीक है, और ये 1978 हुआ 2 साल के बाद, ठीक है। अब देखो इसमें जो हुआ क्या हुआ, सबसे पहले तो जो राष्ट्रपति को क्या कर दिया गया था, बाध्य कर दिया गया था कि वो पूर्ण विचार के लिए, या जो मंत्रिमंडल बोल दिया उसके लिए वो बाध्य है, साइन करना ही पड़ेगा। तो ये चीज हटा दिया गया और बोला गया कि ठीक है, राष्ट्रपति एक बार पूर्ण विचार के लिए बिल को वापस भेज सकता है। तो पहला पॉइंट ये किया गया। दूसरा ये किया गया कि जो आपको याद रखना है कि जो आपका ये जो इंदिरा जी थी, आपको पता है 1977 में क्या कर दिया था, नेशनल इमरजेंसी लगा दिया था। और उन्होंने इसका क्या बोला था, इसको क्या बोल के नेशनल में, तो बोला था कि इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है, मतलब आंतरिक क्या हो रहा है, अशांति हो रहा है। तो ये जो आंतरिक अशांति के जगह सशस्त्र विद्रोह, ये आंतरिक जो अशांति था इसको खत्म कर दिया गया, मतलब कुछ बोल के लगा दी। तो ये क्या है, इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो ये वर्ड था इसको खत्म करके क्या बोल दिया गया, सशस्त्र विद्रोह। तो याद रखिएगा, इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था, आंतरिक अशांति को जगह क्या कर दिया, सशस्त्र विद्रोह का शब्द को इंक्लूड किया गया। 3 बार आपका लगा, इंडिया चाइना के साथ 1962 में, 1971 में इंडिया पाकिस्तान, और 1975 में आपका क्या हुआ था, आपका 1975 में इंदिरा गांधी ने आपका लगाया था। ये चीज याद रखना है, नेशनल इमरजेंसी 3 बार, ठीक है। संपत्ति का अधिकार को, अब एक चीज और, जैसे कि संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था। तो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा संविधान संशोधन था जिससे क्या किया गया कि जो आपका संपत्ति का जो अधिकार था, जो एक फंडामेंटल राइट था, उसको एक कर दिया क्या, लीगल राइट कर दिया गया, विधि अधिकार, ठीक है। और अभी ये कौन से अनुच्छेद में है, तो 300A में है आपका राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान 20 और 21 क्या हो जाएगा, आपका रद्द नहीं होगा, ये भी बोला गया, ठीक है, क्योंकि समझ ही रहे हो, ठीक है। इंदिरा जी ने क्या क्या किया, तो 20 और 21 जो होगा स्पेशल जो होगा, ये आपका क्या होगा, आपका इमरजेंसी के समय रद्द नहीं होगा। और जो लोकसभा का जो 6 साल का था उसको भी क्या कर दिया, फिर से 5 साल पे वापस आ गया, और कोरम भी 1/10वां भाग कर दिया गया। तो ये 42 था और ये आपका 44, दोनों बहुत ही। एक याद रखना 36 और एक याद रखना 56। 36 अमेंडमेंट के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा गया 36 अमेंडमेंट 1975। और 56 अमेंडमेंट 1987 के द्वारा क्या हुआ, गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। ये दोनों याद रखिएगा। 52 अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि जो पहला जो आपका अमेंडमेंट हुआ था आपका 1951 में, उसमें क्या हुआ, 9वां अनुसूची जोड़ा गया। जो आपका जो 52 अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें आपका 10वां अनुसूची जोड़ा गया। 52 अमेंडमेंट क्या हुआ, 10वां अनुसूची जोड़ा गया, जो कि दल बदल कानून जो होता है, मतलब इसमें लोग जीतते हैं, चल के चल जाते हैं फिर दूसरे पार्टी में, तो दल बदल पर रोक हेतु क्या हुआ, दल बदल जो कानून लाया गया था वो 52 अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया 1985, और इसमें 10वां अनुसूची जोड़ा गया। तो 10वां अनुसूची में क्या है, तो दल बदल कानून है। 9वां अनुसूची में क्या है, तो भूमि सुधार कानून है। ये आपको ऑलरेडी बिहार पुलिस में भी पूछा गया कि 61 अमेंडमेंट क्वेश्चन पूछा गया कि मतदाता का जो आयु है, ठीक है, मतदाता का जो आयु है, ठीक है, वो 21 से 18 कर दिया, मतलब पहले 21 साल के जब होगा तभी आप मतदान कर सकते हो, ठीक है, बट उसको 18 साल जो कर दिया गया था किसमें, 61 अमेंडमेंट के द्वारा किया गया। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है 1992 में जो आया था, जो कि 1993 से ये इंप्लीमेंट होता है, ठीक है, मतलब लागू होता है, वो है, आप ध्यान से समझना। ये है 73 अमेंडमेंट जो आया, ये आया पंचायती राज सिस्टम। आपको पंचायती राज सिस्टम पहले दिया हुआ था नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 40 की, राज्य क्या बनाए, आपका पंचायती राज सिस्टम अपनाए, उनके ऊपर था, वो अपनाए चाहे ना अपनाए। बट 73 अमेंडमेंट जब आया, इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए, तो याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जो को प्रभावी हो गया था 24 अप्रैल 1993 से क्या हो गया, ये पूरे देश में प्रभावी हो गया कि हर एक राज्य क्या होगा, आपका क्या होगा, पंचायती राज सिस्टम को अपनाएगा। बस कुछ अपवाद है जो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं पूछूं 73 अमेंडमेंट 1990, ये क्या 1922 कहां से लिखा गया, ये 1992 होगा, ठीक है, ये 1992 होगा, ठीक है। तो 73
अमेंडमेंट 1992 में क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दे गया। और याद रखिएगा पहला राज्य जो संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद आपका क्या पंचायती राज सिस्टम अपनाया था वो था आपका मध्य प्रदेश। याद रखिएगा पूछा जाएगा कि सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम कहाँ लगाया गया, तो वो लगाया गया था आपका राजस्थान, ठीक है, जिला था नागौर और आपका जो विलेज था बगदरी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिला में लगाया गया, ठीक है। उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, JL नेहरू थे। बट आपको बोला जाएगा कि संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद सबसे पहले किसने लगाया, तो मध्य प्रदेश ने। और 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं, बहुत बार पूछा गया है, तो पंचायती राज दिवस हम लोग मनाते हैं 24 अप्रैल को, ठीक है, याद रहेगा। अब कुछ कमेटी है जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला कमेटी जो आया था ये आया था आपका बलवंत राय कमेटी। अब जितना भी कमेटी बात करूं आपको याद रखना है सब रिलेटेड था पंचायती राज सिस्टम से। आपको पूछा जाता है कि पंचायती राज सिस्टम का जनक भारत में किसको कहा जाता है, तो बोलोगे बलवंत राय मेहता को। पूछा जाएगा कि पंचायती राज सिस्टम का जो वास्तुकार किसको कहा जाता है, आर्किटेक्चर किसको कहा जाता है आपको इंडिया में, तो आपको याद रखना है बलवंत राय। बलवंत राय मेहता कब कमेटी कब आया, तो 1957 में आया बलवंत राय मेहता कमेटी। इसने रिकमेंडेशन क्या दिया था कि 3 टायर सिस्टम होना चाहिए। 3 टायर सिस्टम मतलब ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत होना चाहिए, ठीक है। तीन सिस्टम, एक ग्राम लेवल पे, एक आपका ब्लॉक लेवल पे और एक आपका जिला लेवल पे। तो 3 टायर सिस्टम का बात किया था, अच्छे से याद रखिए, ठीक है। और उसके बाद आया था अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी 1957 में आया और 1977 में आया। इसने क्या किया, 2 टायर सिस्टम का बात किया। ब्लॉक लेवल पे बात किया जिसको मंडल पंचायत इन्होंने बोला था, और दूसरा बोला कि डायरेक्टली जो होगा आपका ये फिर से जिला लेवल पे होगा, जिला पंचायत या जिला परिषद, ठीक है। तो जिला, तो इसने क्या किया, 2 टायर सिस्टम का बात किया। एक किया कि ब्लॉक लेवल पे और एक होगा आपका जिला लेवल पे, और इसने 3 टायर सिस्टम का बात किया था, ठीक है। और याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्याय पंचायत के बारे में किसने बोला था, न्याय पंचायत होना चाहिए, तो अशोक मेहता कमेटी। तो अशोक मेहता कमेटी 2 टायर सिस्टम और न्याय पंचायत। उसके बाद था GV राव कमेटी, डायरेक्टली याद रखना 1985 में GV राय कमेटी, डेट पक्का याद रखना। उसके बाद है आपका 1986 में आया था LM सिंघवी कमेटी। तो ये क्या था, इसने बोला था, ये आपको पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कमेटी था जिसने ये बोला था कि जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, तो ये था आपका LM सिंघवी कमेटी। और लास्ट एक 1989 में याद रखोगे थुंगन कमेटी। तो बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता कमेटी 1977, GV राव 1985, LM सिंघवी 1986 और थुंगन कमेटी 1989। ये जितने भी कमेटी मैंने बोला है ये सब जो है आपका पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। अब कुछ मैंने बताया कि जो 73 अमेंडमेंट हुआ था इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले पार्ट, टोटल 25 पार्ट है हमारा, पार्ट 9 जोड़ा गया। तो पार्ट 9 जो जोड़ा गया संविधान में वो 73 अमेंडमेंट, और आर्टिकल जो जोड़ा गया 243 से लेके 243O तक जोड़ा गया, ठीक है। और आपका अनुसूची कौन सा जोड़ा गया, तो अनुसूची 11 अनुसूची जोड़ा गया, 11वां नंबर का अनुसूची जोड़ा गया, 9वां नंबर का पार्ट जोड़ा गया, और अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक जोड़ा गया। अब कुछ अनुच्छेद इसमें याद रख लो, जैसे कि 243 का D, तो 243D क्या बोलता है, जो रिजर्वेशन है, जैसे SC ST और महिलाओं के जो रिजर्वेशन का जो बात किया गया है वो 243D में गया है। D मतलब दबा हुआ, जिनको रिजर्वेशन का जरूरत है। इसमें बताया गया कि 1/3 जो रिजर्वेशन होगा, जो भी आपका पंचायती राज है उसमें आपका 1/3 मतलब 1/3 जो होगा रिजर्व होगा महिलाओं के लिए। बट 2006 से क्या कर दिया गया है, बिहार स्पेशली क्या कर दिया, 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए कर दिया गया। तो याद रखिएगा 243 रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 243I कितना क्या है, तो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन, मतलब राज्य आपका फाइनेंस कमीशन जो है आपका फाइनेंस वित्तीय आयोग जो है 243I से रिलेटेड, जो कि हर 5 साल में करेगा। कौन करेगा, गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर करेगा यहाँ, ठीक है, उसका फॉर्मेशन करेगा। और 243K में क्या है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है। तो हमेशा याद रखना जो पंचायती राज का जो आपका इलेक्शन होता है ये स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, ठीक है, राज्य आपका निर्वाचन आयोग कराता है, ना कि आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। तो अच्छे से ये चीज याद रखिएगा। और 243D में 243M में क्या है, तो कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पंचायती राज सिस्टम नहीं लागू है, तो 243M, M से पकड़ना मेघालय, M से पकड़ना मिजोरम। तो मेघालय, मिजोरम और नागालैंड ये 3 ऐसे राज्य हैं जिसमें आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है, 243M।
तो इसके आपको याद रखना है 73 अमेंडमेंट कौन सा क्या जोड़ा गया, पार्ट जोड़ा गया, अनुसूची जोड़ा गया, आर्टिकल जोड़ा गया, ठीक है। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, संवैधानिक इसको दर्जा दिया गया और कौन सा कमेटी है। उसके बाद आता है आपका 74 नंबर का, तो 74 नंबर ये भी 1993 से प्रभावी हुआ था। शहरी स्थानीय निकाय दैट मीन्स नगर पालिका को संवैधानिक इसमें दर्जा दिया गया, किसको, नगर पालिका को। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला नगर निगम कहाँ बना था, तो मद्रास में पहला नगर निगम बना था। 84 अमेंडमेंट 2001 ये क्या बोलता है, देखो 84 अमेंडमेंट, देखो जो भी लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, सब लोग क्या बोलता है, लोकसभा जिसका जिस स्टेट में जितना लोकसभा सीट होगा वो उतना पावरफुल होगा, तो सब लोग क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ सीट बढ़ाओ, हमारे यहाँ सीट बढ़ाओ। इसीलिए क्या कर दिया गया, 84 अमेंडमेंट 2001 लाया गया और बोला गया कि जो 1971 जो अभी सीट आप डिस्ट्रीब्यूट देखते हो, जैसे बिहार में 40 सीट है, ठीक है, लोकसभा का, ठीक है, तो ये जो लोकसभा का 40 सीट है ये कौन से सेंसस पे है, तो 1971 का सेंसस पे ये सब बनाया हुआ। जैसे लोकसभा में 40 सीट यहाँ है, यूपी में सबसे ज्यादा है, आप देखते हो, ठीक है, तो ये सब जो फिक्स रहेगा। तो 84 अमेंडमेंट 2001 लाया गया, उसमें ये बताया गया कि जो सीट जो है, ये जो लोकसभा विधानसभा का ये सब जो सीट है ये फिक्स रहेगा, कब तक, 2026 तक फिक्स रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, ये बोला गया। और जो सेंसस है, कौन सा सेंसस मान के चल रहे हैं, 1971 का, तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 86 अमेंडमेंट, मैंने आपको बहुत बार आपको करवा दिया गया है। 86 अमेंडमेंट क्या हुआ, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब आपका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो ऐड किया गया, और एक 21A आर्टिकल ऐड किया गया, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन याद रखिएगा कब से इफेक्टिव हुआ, इंप्लीमेंट हुआ, तो 2010 से हुआ। तो ये प्रारंभिक शिक्षा 6 से 14 साल को, मैंने बता दिया कि प्रारंभिक शिक्षा जो 6 से 14 साल के बच्चों को, ये माताओं का भी ये जो आपका जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है, उसको कंपलसरी एजुकेशन मिलना ही मिलना है, जो कि आपका राइट टू एजुकेशन के अंदर बताया गया। और 11 फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर बताया गया है कि माता पिता का यह अधिकार है कि वो अपने बच्चे को क्या दे, आपका शिक्षा दे 6 से 14 साल के। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज और राइट टू एजुकेशन 21A ये जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट के द्वारा, ये आपका जोड़ा गया है, ये चीज आपको यहाँ बताया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है 91st अमेंडमेंट। 91st अमेंडमेंट क्या बताया गया, तो 91st अमेंडमेंट में जो बताया गया, क्या बताया गया कि सब लोग क्या करते थे, सब लोग मंत्री ये बनना चाहते थे, इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ सब लोग मंत्री बनना चाहते थे। तो 91st अमेंडमेंट में क्या किया गया कि लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी मंत्रीगण होंगे, जो भी देखते हो ना मंत्री परिषद में सब लोग घुसना चाहते हैं, जो भी MP हो चाहे MLA हो। तो क्या बोला गया 91st अमेंडमेंट 2003 में कि जितना भी सीट है, जितना सीट पे लड़ा गया है, ठीक है, उसका 15%, ठीक है, उसका 15% ही क्या होगा, उसमें लोग, उसका 15% ही लोग क्या होंगे, मंत्री बनेंगे, इंक्लूडिंग आपका प्राइम मिनिस्टर। तो बेसिकली क्या कहते हैं, लिमिट द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ, मतलब मंत्री परिषद का जो साइज है उसको लिमिट करने के लिए ये लाया गया था। बोला था 15% लोग ही मंत्री बनेंगे, जितने लोग जीत के आए हैं, ठीक है, पूरा। और याद रखिएगा इसमें प्राइम मिनिस्टर को भी इंक्लूड करते हुए 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये 3 अमेंडमेंट कंफर्म है, एक अमेंडमेंट आने वाला है, ये क्या है आपका, तो 21st, देखो जो भाषा है, भाषा आपने पढ़ा होगा, जो 8th शेड्यूल है हमारा, 8वां शेड्यूल। 8वां शेड्यूल में क्या बताया गया है, भाषा, जो हमारा भाषा है, टोटल संविधान में कितने भाषा को जगह मिला है, 22 भाषा को, ठीक है। तो पहले जो ये भाषा था ये 22 नहीं था, पहले 14 ही भाषा था। अब देखो, तो पहला भाषा जो जुड़ा था 14+1 अगर आप कहोगे, तो जो पहला भाषा जुड़ा था 21st संविधान संशोधन किया गया 1967 में, और इसमें सिंधी शब्द को जोड़ा गया। तो सिंधी शब्द जो जोड़ा गया 21st अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद आपको 71st अमेंडमेंट आया, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। और उसके बाद 92 अमेंडमेंट आया, ठीक है, 92 अमेंडमेंट आया 2003 में, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। टोटल अब जो है आपका कितना, 22 बन गया। पहले 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, और फिर से आपका 4 जुड़ा, ठीक है ना। देखो 4×4 18 हो गया, 19 बाई 4×4 18, 19 21 18 19 20 21 22, टोटल 22। तो याद रखना 21st से सिंधी जुड़ा सबसे पहले, 71st से नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और 92 से आपका बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, ठीक है।
उसके बाद आता है 97 अमेंडमेंट। सिंपल इसमें ये याद रखोगे, जो सहकारी समिति है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये पूछा जा चुका है, ठीक है, ये सब कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया 97 में, ठीक है। 100 में क्या किया, 50 तुम लो 50 हम लेते हैं। भारत और बांग्लादेश में जो भूमि हस्तांतरण हुआ था, कुछ पार्ट जो भारत का था वो आपको बांग्लादेश को दे दिया गया, जो कुछ भाग बांग्लादेश का था वो भारत को दे दिया गया, ताकि जिसका जहां तक सहूलियत जो है वो बना रहे। तो 100 में क्या कर दिया, 50 उसको 50 उसको, 100 हो गया। भारत और बांग्लादेश में जो भूमि ट्रांसफर हुआ था उससे रिलेटेड। 101 बहुत 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 इंपॉर्टेंट, जीएसटी जो लाया गया था, जीएसटी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, तो आप बोलोगे अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, याद रखना। तो जीएसटी जो लाया गया था वो 101 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया, और ये जो इंप्लीमेंट हुआ था 1 जुलाई 2017 को हुआ था। कब हुआ था, 1 जुलाई 2017 को ये आपका इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। और ये आर्टिकल कितना है, 279 में इसके बारे में बताया गया है। 102 क्या था, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, जो नेशनल आपका जो बैकवर्ड कमीशन था, उसको क्या कर दिया गया, संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। 103 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सामान्य वर्ग है, जो जनरल से हैं पर वो बहुत ही गरीब है, तो उनको 10% का आरक्षण उनको दिया गया 103 अमेंडमेंट के द्वारा। उसके बाद 104 अमेंडमेंट क्या है, तो याद रखिएगा 104 अमेंडमेंट क्या बोला गया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि जो आपका लोकसभा है, मैंने क्या बताया, जो आपका लोकसभा है, ठीक है, जो आपका लोकसभा है चाहे आपका विधानसभा है, इसमें जो एंग्लो इंडियन को जो रिजर्वेशन जो दिया गया था, जैसे लोकसभा में 2 और विधानसभा में 1, उसको हटा दिया गया। और ये भी किया गया कि जो एससी और एसटी का जो आपका रिजर्वेशन है उसका तो 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, जैसे कि 47 हो गया, 84 हो गया लोकसभा में, ठीक है, एसटी और एससी का तो आपका रिजर्वेशन तो वो तो बढ़ा दिया गया, विधानसभा में भी बढ़ाया गया, ठीक है, बट आपका जो एंग्लो इंडियन था उसका ये हटा दिया गया। तो ये याद रखिएगा 104 अमेंडमेंट, जिसमें एंग्लो इंडियन का रिजर्वेशन खत्म, एससी एसटी का रिजर्वेशन 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 105 अमेंडमेंट क्या आया, तो 105 अमेंडमेंट ये था कि बोला गया कि राज्य को ये पावर दे दिया जाता है। अब क्या पावर दे दिया जाता है कि वो क्या कर सकता है, एक लिस्ट बना सकता है, किनका, सोशली एजुकेशनली स्टेट, ठीक है, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, मतलब स्टेट गवर्नमेंट एक लिस्ट बना सकता है, किनका, एक स्पेशल कैटेगरी यहां बनाया गया, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का क्या कर सकता है, वो लिस्ट बना सकता है। 106 बहुत ज्यादा चांसेस है, इसको बोला गया था नारी वंदना अधिनियम। नारी वंदना अधिनियम इसको बोला गया 106 अमेंडमेंट जो आया था, ठीक है, ये क्या था, ओमेन रिजर्वेशन एक्ट था, ओमेन रिजर्वेशन एक्ट या नारी वंदना अधिनियम। इसमें क्या किया गया, जो आपका लोकसभा है, ठीक है, या आपका विधानसभा है, या दिल्ली का जो विधानसभा है, इसमें सब में 33%, फिर से लोकसभा जो है आपका, राज्यसभा जो है आपका, और जो आपका दिल्ली का जो विधानसभा है, लोकसभा, दिल्ली का विधानसभा, या आपका राज्य में जितने भी विधानसभा है उसमें सब में 33% आरक्षण जो होगा आप क्या होगा, वो महिलाओं के लिए होगा, वही नारी वंदना एक्ट था 106। तो ये था आपका पूरा अमेंडमेंट। इससे पहले हमने पढ़ा आपका आर्टिकल, ये एक वीडियो हम और करेंगे, कोशिश रहेगा, ठीक है, आप जरूर देखें, बहुत मेहनत हमने किया है इस पे, आप लोगों का कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, आप देख रहे होगे, पानी पी पी के हमने आपको पढ़ाया है, एक सांस में हमने आपको पढ़ाया है। तो आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक, हर चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, कोई कंपेयर नहीं इस कंटेंट का, ना ही कोई कंपेयर कर सकता है। जितना देर में हमने आपको ये कंटेंट पढ़ाया है, ये 10 से 12 घंटा आपको लगेगा अगर लाइव लेक्चर आप करने बैठोगे और उसमें कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। जितना दिया जा रहा है मल्टीपल टाइम इसको रिवीजन करना है, यही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। इसको कोशिश रहेगा कि आपका श्योर सिलेक्शन जो ग्रुप है उसमें इसका पीडीएफ जो हमने पढ़ा है उसको दे दिए। एक वीडियो और करेंगे, पॉलिटी का काम तमाम, लोकसभा राज्यसभा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाला बात करेंगे। जय हिंद।